यहाँ पर आपका कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट चल रहा था, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट वाला टॉपिक, जिसमें हम देख रहे थे हमारा नेटवर्क एनालिसिस के कंसेप्ट। तो आपने नेटवर्क एनालिसिस के सारे कंसेप्ट देख चुके थे कि टाइप ऑफ इवेंट्स क्या होती हैं, टाइप ऑफ एक्टिविटीज क्या होती है, डमी एक्टिविटी का क्या उपयोग है, डमी एक्टिविटी का क्या उपयोग है। तो आप ये बताएंगे कि यूनिक आइडेंटिटी और डबल आइडेंटिटी भी ना बने, इन दोनों को मैनेज करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, डमी एक्टिविटी। साथ में आप माइंड में ये भी ध्यान रखिएगा, ज्यादा डमी आप प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा डमी एक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे उतने ज्यादा वो आपका जो नेटवर्क है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। तो उसके कोई लिमिटेशंस नहीं है कि डमी आपको ज्यादा प्रोवाइड करना है कि कम प्रोवाइड करना है, पर माइंड में हमें ये ध्यान में रखना है कि कम से कम डमी आए, इस तरीके से हम इंट्रोड्यूस करेंगे। और तीसरा हमें पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि डमी हमारी क्या करती है कि डमी से हमारा नंबर ऑफ क्रिटिकल पाथ बढ़ जाते हैं। जब वो हमें पर्ट एनालिसिस और सीपीएम एनालिसिस पढ़ेंगे ना अभी हम आगे, तो उससे आप समझ जाएंगे। तो छोटा सा क्वेश्चन फिर हम प्रैक्टिस के लिए देख सकते हैं एंड देन फिर हम आगे बढ़ेंगे। ड्रॉ द नेटवर्क इफ एक्टिविटी रिलेशनशिप आपको यहां पर दे रखा है गाइस। क्या दे रखा है उसने, एक्टिविटी रिलेशनशिप। जैसे कुछ एक्टिविटी दे दी आपको और इनके इमीडिएट प्रेडेसेसर दे दिया आपको। इमीडिएट प्रेडेसेसर दे दिए। एक टेबल के फॉर्म में दिया है आपको डेटा। जैसे ओके, जैसे यहां से आपको कुछ नंबर ऑफ एक्टिविटीज दे रखा है तो लिख लेंगे आप। एक्टिविटी ए, बी, सी, डी, ई, एफ। जैसे आपने कुछ भी मान लिया इनके बारे में कि एक्टिविटी ए आपकी इनिशियल इवेंट एक्टिविटी है कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है जैसे हमारी। दूसरा ये हमारा कि मान लीजिए कि एक्टिविटी जो बी है वो हमारी ए के ऊपर डिपेंड कर रही है। एक्टिविटी ए है मान लीजिए कोई इंडिपेंडेंट है, और बी हमारी कौन सी हो गई, ए के ऊपर डिपेंड कर रही, सी भी आपकी ए के ऊपर डिपेंड कर रही, डी भी हमारा किसके ऊपर, ए के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब बी और सी क्या बोल रहे हैं आप, और डी किसके ऊपर, कि हमारी एक्टिविटी ए के ऊपर ही डिपेंड कर रहे हैं। मतलब ये तीनों तभी स्टार्ट हो सकती है जब हमारी सबसे पहले वाली एक्टिविटी ए कंप्लीट हो गई। इसको मान लिया कि ई हमारा बी पर डिपेंड कर रहा है, एफ हमारा सी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और कुछ एक्टिविटी लेंगे हम। ये कुछ एक्टिविटीज हमारी फिर ले लेंगे हम। एफ तक हो चुकी है ना आपकी, एफ जी ले लिया आपने। जैसे अब जैसे आपने इसके अंदर बोल दिया कि इसे बी के ऊपर डिपेंड कर रही है ई एक्टिविटी, मतलब जब तक आपकी बी कंप्लीट नहीं होगी तब तक ई स्टार्ट नहीं होगी, सी कंप्लीट नहीं होगी तब तक हमारा एफ स्टार्ट नहीं होगा। उसी तरीके से आपने इसको बोल दिया कि ये भाई साहब हमारे डी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जी सक्सेसर एक्टिविटी ऑफ, इमीडिएट सक्सेसर एक्टिविटी ऑफ डी, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि डी का जो है वो किसका प्रेडेसेसर है, तो आप बोलेंगे उसको तो जी का प्रेडेसेसर है इमीडिएट।
फिर आप जैसे एज को भी डी पर बोल दो, इसको एज बोल दिया आपने, ई एफ, इस तरीके से जैसे इनको रिप्रेजेंट करेंगे, इसका नेटवर्क बनाइएगा। ये ऐसा लिख लो, इसमें इसको डिपेंड करवा दो आप ई एफ जी, और इसको डिपेंड करवा दो आप इन दोनों के ऊपर। अब डायग्राम बनाइएगा। इसका मतलब ये है कि जो हमारा जे एक्टिविटी है वो एच और आई दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और आपने ई एफ जी के ऊपर इस आई को डिपेंड करवा दिया। इसका नेटवर्क आपको ड्रॉ करना है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं, या लिख लें कॉपी में। तो जब हम नेटवर्क ड्रॉ करें तो आप देखिए, इसमें अपने नोट्स में देखिएगा जहां पर आपने ये क्वेश्चन लिखा होगा। ओके, आगे बढ़े। अब आप इसका नेटवर्क इनिशिएट कहां से हो रहा है, तो आपने इससे कोई इनिशियल एक्टिविटी को इंट्रोड्यूस कर दिया। ये हमारी इनिशियल एक्टिविटी है। इनिशियल एक्टिविटी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, यहां से एक्टिविटी सिर्फ एक सिंगल एक्टिविटी हमारी ए स्टार्ट हो रही है। तो आपने यहां पर बोल दिया कि ये रही एक्टिविटी हमारी ए एक्टिविटी। फिर आपने बोला है कि इसके ऊपर डिपेंड कर रही है आपकी एक्टिविटी कितनी स्टार्ट हो रही। देखो आप, एक्टिविटी ए जैसे ही कंप्लीट होगी, वहां से हमारी बी सी और डी तीनों हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप यहां से 3 एक्टिविटी को स्टार्ट करोगे। कितनी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई हमारी, तो आपने बोल दिया जैसे या बी या सी डी एक्टिविटीज है। अब आप क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही हमारा बी कंप्लीट होगा, ई स्टार्ट हो सकता है, सी कंप्लीट हुआ, ए स्टार्ट हो सकता है, और डी के बाद हमारा ए जी स्टार्ट हो सकता है, और एच भी स्टार्ट होगा। ये भी टर्म्स हम ध्यान रखेंगे। तो आपने ठीक है इनको करवा दिया। नहीं, तो आपने क्या बोल दिया है, ओके, इनका नामकरण भी सीखना है हमें अभी, पलकर्सन रूल। आपने बोल दिया कि यहां से जो एक्टिविटी जा रही है, बी से निकल रही है हमारी एफ, सी से आपकी एफ, और डी से आपकी जी और एच दोनों निकल रही है। तो ठीक है, बी से आपने निकाल दिया और यहां से 2 एक्टिविटी आज निकाल रही है। इनको जैसे नाम दे दिया आपने, ये जैसे कोई सा ई है या एफ और जी और ये एच। देखो आपने यही बोला है कि जो डी है उससे आपकी जी और एच एक्टिविटी निकल रही थी, आपने बता दिया। फिर क्या बोल रहे हैं, जो आई एक्टिविटी है ई एफ और जी तीनों के कॉम्बिनेशन से बनेगी। किससे बनेगी, तीनों के, ई एफ और जी तीनों को आपको साथ में लाना पड़ेगा। फिर नहीं, तीनों को हम क्या कर देंगे, फिर इस तरीके से साथ में कर सकते हो आप।
और यहां से आपकी एक्टिविटी कौन से निकल रही है, ई एफ जी से आई निकल रहा है। ये आई एक्टिविटी क्लियर है। तो ये हमारी जो एक्टिविटीज है ना, इनको नाम दे दिया आपने, जैसे यहां पर मैंने अलग अलग इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये आपका किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसके हिसाब से आपने इसको इंट्रोड्यूस किया है। ये ई था, ये एफ, ये जी और ए जब भी आपको बताया नहीं है। ओके, आपने बोला है कि यहां से इंट्रोड्यूस हो रही है आपकी एक्टिविटी आई। फिर आपने ये बोला है कि लास्ट में आई के ऊपर और एज के ऊपर डिपेंड कर रहा है कंप्लीशन ऑफ जे एक्टिविटी। क्लियर है, मतलब तो आप आई और जे एज को दोनों को कंबाइन करेंगे तभी हमारी जे एक्टिविटी स्टार्ट हो पाएगी। ठीक है, आपने इसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश किया। क्लियर है, और यहां से आप बोल रहे हो कि एक्टिविटी हमारी कौन सी निकलेगी, जे एक्टिविटी, और यहां पर आकर कंप्लीट। क्लियर है हमें। तो आपने यहां पर कौन सी एक्टिविटी बताई है गाइस हमें, कि आप बोल रहे हो कि यहां पर एक्टिविटी हमारी जे एक्टिविटी एंड देन फिनिश। क्लियर है, और ये एच है आपका, ये एच एक्टिविटी। यहां तक क्लियर हो गया होगा। ये आपने एक नेटवर्क ड्रॉ कर दिया है पर्टिकुलर उसके लिए। अब आपको मान लीजिए कि एबीसीडी ना दिया होता, ये एबीसीडी ना दिया होता तो आप इसको पढ़ते किस तरीके से, उसका नामकरण कैसा, जैसे आप बोले कि नेशनल हाईवे 1 बोलते, जैसे किसी को आप उसको आप ऐसा भी बोल सकते हो कि दो मतलब बड़े बड़ी सिटियों को जोड़ रहा होगा, जहां से जैसे हम बोलते हैं कि NH3 है, क्या बोलते हैं आप, आगरा बॉम्बे रोड, तो आप एबी रोड भी बोलते हो उसको। ए का मतलब क्या है कि आगरा से जाकर मुंबई तक जा रहे हैं। क्लियर है, उसी तरीके से जैसे आप बोले कि ये ए वाला रोड है, इस अब ये ए नाम नहीं होता मान लो, और इसका नाम दे देता कि ये 1 है और ये 2 है, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो 1 से 2 के बीच में। तो 1 से 2 के बीच में बोलेंगे तो एक ही नाम आएगा, ड्यूअल आइडेंटिटी तो नहीं बनेगी ना। आपने इसको बोल दिया 3, इसको बोल दिया 4, इसको बोल दिया 5, तो यहां पर देखें आप तो क्या बोलेंगे 2 से 4, तो एक ही आइडेंटिटी बनेगी, उसको भी हम एक्टिविटी भी बोलते हैं। जैसे एग्जाम में आप लिखा हुआ दिखें कि 2 to 4, ये एक्टिविटी को जैसे ए लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो एक्टिविटी ए के रास्ते की बात कर रहा है, कि वो इवेंट 2 से इवेंट 4 के बीच की एक्टिविटी को ए नाम दे रहा है। इस तरीके से हम याद रखें। जैसे कोई सा भी दे दिया आपको, जैसे 2 to 5 दे रखा जैसे, और यहाँ पर लिख रखा हो जैसे डी है, तो आप समझ जाओगे कि इस डी एक्टिविटी का जो इवेंट है वो 2 से लेकर 5 के बीच में आपकी टारगेट एक्टिविटी दी रही है। क्लियर है। और क्या ध्यान रखेंगे हम, जो नामकरण होता है ना, इसी नामकरण को बोलते हो आप यहाँ पर फलकर्सन रूल। क्या बोलते हो गाइस आप यहाँ पर, फलकर्सन रूल। क्या बोलते हो, फलकर्सन रूल। तो फलकर्सन रूल क्या बोलता है कि जब आपको इस तरीके से नेटवर्क बनेगा तो पहला नाम किसको दें हम, पहला नाम किसको दें, तो पहला नाम उसको देंगे कि जिसका सबसे पहला इनिशियल इवेंट होगा। मतलब वो इवेंट ढूंढे कि वहां से सिर्फ हमारी क्या हो रही हो, आउटगोइंग एरो हो, इनकमिंग एरो नहीं हो। क्या ढूंढेंगे हम, फलकर्सन रूल हमारा बोलता है, ये एग्जाम में आता है कि आपका इवेंट का नामकरण किस रूल के थ्रू होता है, तो किसके थ्रू होता है, फलकर्सन रूल के थ्रू। किस रूल्स के थ्रू होता है गाइस हमारा, तो आप बोलोगे कि फलकर्सन रूल। तो विद द हेल्प ऑफ फलकर्सन रूल हम क्या कर सकते हैं, इवेंट का नामकरण कर सकते हैं। उसने क्या बोला है कि आप वो इवेंट ढूंढिए कि जो इनिशियल इवेंट हो, और इनिशियल इवेंट की पहचान ये है कि वहां से सिर्फ आउटगोइंग एरो होंगे, वहां पर कोई सा भी एरो नहीं आ रहा हो। तो आपने देखा था इस पूरे प्रोजेक्ट में आपको एक ही ऐसा इवेंट दिख रहा है जहां से सिर्फ इवेंट जा रही है एक्टिविटी हमारी, बाकी सब आ भी रही है, जा भी रही है, आ भी रही है, जा भी रही है। इसको बोला उसने कि भाई साहब जिसका आपको क्या हो कि ऐसी इवेंट जिसमें सिर्फ आपका पहला इवेंट आउटगोइंग एरो रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो उसको आप नामकरण 1 कर देंगे। क्या कर देंगे आप, नामकरण 1। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये नोट में लिख लेंगे हम
मैंने आपको जो नोट शेयर किए हैं उसमें शायद लिखा हुआ है, तो आप उसमें से थोड़ा सा कॉपी कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा नाम ये लिख रहा हूं, विद द हेल्प ऑफ फल्करसंस रूल। with the help of sorry, with the help of Ferguson rule, event name can be done. According to this, क्या बोल रहा है ये हमें कि जो हमारी पहली इवेंट रहेगी, इवेंट नंबर 1, इवेंट नंबर 1 इज टू गिवन, किसको दोगे आप, इज टू गिवन those having only outgoing arrows. यानी कि वो इनिशियल इवेंट रही होगी हमारी, कैसी रही होगी गाइस हमारी, इनिशियल इवेंट। ओके, फिर आप क्या बोल रहे हो, दूसरा ये बोल रहे हो कि इवेंट नंबर 2 किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो हम फाइंड आउट इस तरीके से करेंगे, जिसका नामकरण हो चुका है वहां से जितनी भी एक्टिविटी निकल रही है उनको हटा दो। इमेजिन करें हम कि जैसे इसको नाम दे दिया आपने 1, तो अब क्या करो कि यहां से जितनी भी एक्टिविटी पास हो रही है उसको हटा दो। तो आपने ये हटाया, अब कौन सी इनिशियल इवेंट बन रही थी, ये बन रही है, तो उसको उसके आगे ना वाला नंबर दे दो, जैसे इसको आप 2 नंबर दे दोगे। क्लियर है, थोड़ा सा इमेजिन हो रहा है। आप क्या करेंगे, जिसका भी नामकरण किया उसके बाद उससे जितनी भी एक्टिविटी पास हो रही है उन सभी को हटा दो, तो उसके बाद जो जो उस प्रोजेक्ट में क्या बन रही है, इनिशियल बन रही है, तो वहां पर 1 से 2 भी बन सकती है, तो आप उन दोनों में से किसी को भी 2 और किसी को 3 दे सकते हैं। 4 बन गई तो 2 3 4 5 दे सकते हैं, इस तरीके से। क्लियर है, कोई से भी सीक्वेंस में तो उन दोनों में से चलेगा। जैसे यहाँ पर देखें, इसको हटाने के बाद ये भी बन रही, ये भी बन रही, ये भी नंबर, इसमें से 3 इनमें से किसी को भी दे सकते हो, फिर 4 इनमें से किसी को दे सकते हो, और 5 भी आप किसी को भी दे सकते हो, बट इन पर नाम आएगा 3 4 और 5 ही कोई सा, क्योंकि 1 और 2 आप इसको दे चुके हो। फिर इनको हटाएंगे, यहां से कौन सा पास हो रहा है, इनको हटाने पर ये नहीं बन गया, ये बन रहा है, तो इसको आप दोगे 5 हो गया, जैसे 6, इसको 7 और ये 8 हो जाएगा। क्लियर हो गया हमें। फर्दर अहेड, imaginary remove the arrow those pass from initial event 1 and some event become and some events become initial event, फिर वो initial event जैसी बन जाएगी, then those gives या given further
अहेड ऑफ 1, मतलब एक से आगे का जो भी नंबर रहेगा। सिमिलरली दिस rule followed until last event. लास्ट इवेंट नंबर, जब तक कि लास्ट इवेंट का नंबरिंग ना हो जाए तब तक यही रूल हम फॉलो करते जाएंगे। क्लियर हो गया हमें यह भी? ओके, अब आप यहां पर देखेंगे कि इसका नामकरण कर देते हैं। तब यहां पर तो ठीक है, तो मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ वापस बना लेता हूं। यहां पर थोड़ा सा टाइम लगेगा बट ठीक है। नहीं, कुछ इस तरीके से एक्टिविटीज है, अब तो कॉपी करना है आपको। हाँ, सिर्फ नंबरिंग करना है, तो इसलिए हम यहाँ पर इनके नामकरण कर रहे हैं। आप कौन किस पर डिपेंड कर रहा था? ओके, यहां से एक और एक्टिविटी पास हो रही थी, यहां से आपकी एक और एक्टिविटी पास हो रही। ओके, तो हमने क्या कर दिया है इसको, यहां से आपकी एक एक्टिविटी फिर इंट्रोड्यूस कर दिया। और यहां से एक्टिविटी जे निकल रही है। ये यहां पर नामकरण कर देंगे आप। इसको नाम दिया था आपने ए या बी या सी डी ई एच आई और जे हो जाएगी हमारे। अब इसको आपको क्या करना है, नामकरण करना है, तो वो मैंने आपको यहां पर कॉपी कर लिया है। अब यहां पर बताएंगे आप, जैसे पहले इवेंट्स को पहले रूल्स के थ्रू आपने इसको इवेंट नंबर 1 नाम दिया। क्या नाम दिया इसको आपने? इवेंट नंबर 1 नाम दिया। ये पहली प्रोसेस हो गई आपकी। दूसरी प्रोसेस क्या होगी, आप इसको हटाएं। जैसे हटाएंगे कैसे? आप जैसे ले लें यहां पर, तो आप अगर इसको हटाएं तो इस तरीके से इनिशियल इवेंट बनेगा। आप यहां पर इसको कितना नंबर दोगे? आप इसको नंबर देखो, इसको 1 दिया, अब इनिशियल कौन सा बना? ये वाला इवेंट हमारा। इसको आप कितना मार्क कर दोगे? 2 नंबर मार्क्स कर दोगे। क्लियर है? देन फिर आपने तीसरी प्रोसेस रिपीटेशन में क्या बोला है कि अगेन यही नंबर आप
टर्म्स करते जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स ऐसे काम। तब इसको हटाए जैसे, तब कौन सा बन रहा है, तो आप जैसे हटाएंगे तब आपकी ये बनेगी। क्लियर है ये मेरे टर्म्स? अब यहां पर देखें तो आपकी जो इच्छा हो उसको आप 3 4 5 दे सकते हैं, क्योंकि तीनों आपकी इनिशियल बन रही है। क्लियर है? ये आप इमेजिन कर रहे हो कैसा होता है, जैसे आप हाथ रखते रखते चलो आगे, ये रखा आपने, फिर इस तरीके से आगे। तो आपने बोला कि अब इन तीनों में से किसी को भी आप 1 2 3 के बाद आगे के नंबर दे सकते हैं। इसको जैसे आपने 3 दे दिया, 4, ये 5 नंबर दे दिया। फिर आपने क्या किया, इसको हटाया। अब कौन सा बन रहा है, देखो इसको, यहां से जितनी एक्टिविटी पास हो रही है, एक ये और एक ये बन रहा है। देखिएगा आप हटाएंगे, इस तरीके से बनेगा। तो अब यह इनिशियल नहीं बना है, हटा तो इससे भी है, बट ये नहीं बना है, ये बना है, तो आप इसको नंबर दे देंगे 5 के बाद इसको नंबर दे देंगे हम 6। ले रहे? फिर आपने किसको हटा दिया, ओके। अब आपने क्या, इसको हटाया, फिर ये इनिशियल बनेगा और देन ये बनेगा। ये प्रोसेस तो आपको पता ही है। ये फलकरसन रूल के थ्रू आपने नामकरण किया है, आप ऐसा बताएंगे। ये फलकरसन रूल के थ्रू आपने क्या किया है, तात, और ये हो जाएगा फिर। इस तरीके से आपने सभी इवेंट्स के नाम लिखे, सभी की यूनिक आइडेंटिटी बन रही है। ये तो जहां तक क्लियर होगा हमें। ये क्या लिख लेंगे, नेमिंग ऑफ इवेंट्स ऑफ नेटवर्क विद फलकरसन्स रूल। तो ये भी आपको यहां पर क्लियर है। तो अब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, तो इस तरीके से अधूरा नहीं करेंगे। अब क्या निकलना आ चुका आपको, टाइम को रिप्रेजेंट करना आ चुका है, और एक आपको ये पता चल चुका है कि कौन किस तरीके से यहां पर रिप्रेजेंट होगा, कौन किस तरीके से, मतलब उनकी नेमिंग क्या होगा। नेमिंग भी नाम से कर सकते हैं। अब उस बंदे को आप बच्चा बच्चा नहीं बोलोगे, टोनी जेकी इस तरीके से नाम नहीं बोलोगे। अब उसका स्पेसिफिक आपने नामकरण कर दिया है, तो नाम से भी आप उसको पुकार सकते हैं। क्लियर है? तो नामकरण आपका हो चुका है इस एक्टिविटी या नेटवर्क डायग्राम्स के। ओके, तो आगे पढ़े फिर हम। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन देना चाहूंगा मैं। क्या लिखेंगे आपकी, ड्रॉ द नेटवर्क for a given activities A, B, C, D, E, F, G, H एंड I। अगेन आपके पास जैसे 9 एक्टिविटीज हैं, उन 9 एक्टिविटीज का आपको क्या बनाना है, नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करना है।
end their activity interrelationship, हाँ किस तरीके की रहेगी एक्टिविटी इंटर रिलेशनशिप, तो आप बताएंगे कि यहां पर दे रहा है वो आपको C follows D but precedes F। मतलब जो सी एक्टिविटी है वो डी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रही है, सी का जो है वो डी का अनुसरण कर रही है, डी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रही है, बट प्रीसीड्स ऑफ एफ, यानी कि ए का प्रेडिसेसर एक्टिविटी हमारा सी रहा है। इस तरीके से आप यहां पर शो कर रहे हो। अगेन सी फॉलोज बी but precedes H। ओके, तो ये टर्म्स भी हम ध्यान रखें कि सी फॉलो कर रहा है बी को, बट प्रीसीड किसको कर रहा है, एच को। अगेन तो ऐसा भी हो सकता है हमारा G follows F but precedes I। यहां पर भी सेम रिलेशन हो गया हमारा, जो जी एक्टिविटी है वो उसका फॉलो कर रही है, किसको, एफ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रही है, बट प्रीसीड्स आई, मतलब जो जी है वो आई का पूर्वज है। क्लियर है, तो आई का पूर्वज है मतलब आई के पहले जी रहा होगा। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे। और क्या है हमारे पास में, E follows A बट प्रीसीड्स आई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका यह। और आपको दे रखा है जैसे उन्होंने डी फॉलोज ए, डी, ये आपकी एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन में लिख रहा हूं आपके लिए यहां पर। डी फॉलोज ए, एच एंड आई टर्मिनेट एट द सेम टाइम। अभी तो सिर्फ आप नेटवर्क बनाना सीख रहे हैं, इसके बाद इसका टाइमिंग भी सीखेंगे आप, क्योंकि वो भी आपके एग्जाम में बन सकता है। स्टार्ट्स एट द सेम टाइम। एच और आई हमारी एक साथ खत्म हो रही है, और ए और बी जो हैं वो हमारी एक साथ शुरू हो रही हैं। आप इस तरीके से बता रहे हो, और इसको बनाकर आपको एक नेटवर्क ड्रॉ करना है। बनाइए नेटवर्क इसका। इसका अगेन आप एक नेटवर्क बनाएंगे। कैसे, देखो, हाँ थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़े। 9 एक्टिविटी दे रखा है जिसमें एबीसीडी से गिने तो आई तक आपके 9 हो चुके हैं। उसमें आपने बोला है कि सी फॉलोज डी बट प्रीसीड्स एफ। इसमें आपको शुरुआत कहीं से दिख नहीं रही कि कहां से कोई
क्योंकि एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, सी फॉलो कर रहा है डी को, तो भाई साहब डी किसको फॉलो कर रहा है, तो आपने बोला डी फॉलो ए, तो भाई साहब ए को फॉलो ई भी कर रहा है। तो आपने देखा कि इसमें ए और जो बी है वो किसी को फॉलो नहीं कर रहे, और लास्ट में आपको इस लाइन में भी लिखा हुआ है कि ए एंड बी स्टार्ट एट द सेम टाइम। ये ध्यान रखिएगा कि हमारी कोई सी भी एक्टिविटी इनिशियल और हेड को छोड़कर, किसको, ये भी क्वेश्चन है आपका टाइम का, इनिशियल एक्टिविटी और एंड एक्टिविटी को छोड़कर हमारी कोई सी न कोई सी एक्टिविटी एक दूसरे को फॉलो कर रही होगी, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही होगी, इसके ऊपर दूसरी डिपेंड कर रही होगी। जैसे आप बात कर रहे हैं बी की, तो बी किसी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, बी के ऊपर भी कोई डिपेंड कर रहा है, बट ए के ऊपर कोई डिपेंड कर रहा है, बट ए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। यहां पर बात कर रहे हैं तो जे किसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जे के ऊपर कोई डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ऐसी एक्टिविटी हो कि जिनके ऊपर सिर्फ कोई एक्टिविटी डिपेंड कर रही हो, वो किसी के ऊपर नहीं कर रही है, तो वो ऑलवेज हमारी इनिशियल एक्टिविटी का फॉर्मेशन होगा। और ऐसी एक्टिविटीज जो हमारी क्या हो रही हो, सिर्फ उनसे किसी न किसी एक्टिविटी डिपेंड, वो किसी न किसी एक्टिविटी के डिपेंड कर रही है, उनके ऊपर कोई नहीं कर रहा है, उनके ऊपर कोई नहीं कर रहा है, मतलब उनसे कोई आगे पास नहीं आ रहा है, उनके अभी के बच्चे नहीं हुए, शादी नहीं हुई उनकी, क्लियर है, तो लास्ट वाली पीढ़ी कहलाएगी हमारी, क्लियर है, ये हमारी लास्ट वाली पीढ़ी है कि भाई साहब इसके बाद अभी कोई बच्चे नहीं आए, तो आगे होने में बाकी है। तो अब इस तरीके से बोल सकते हो, ये हमारी क्या कहलाएगी, एंड इवेंट या इसी सॉरी एंड एक्टिविटी कहलाएगी। बट इसमें ध्यान रखें कि एक ही प्रोजेक्ट दो अलग अलग जगह नहीं होगा कंप्लीट हमारा, एक ही प्रोजेक्ट दो अलग अलग जगह नहीं होगा। जैसे आप ये नहीं बोलोगे, जैसे मान लीजिए कि एच है, तो कोई सी तीसरी एक्टिविटी में ले लेता हूं अभी, मान लो ऐसे एग्जांपल में कि जैसे यहां से कोई एक्टिविटी निकल रही है और ये के एक्टिविटी थी मान लो, और आपने इधर कंप्लीट करा, तो ऐसा नहीं बोलोगे कि ये भी देखो इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, कि जो के है वो भी हमारा क्या हो रहा है, किसी दूसरी एक्टिविटी से जहां से पास नहीं हो रही, सिर्फ ये डिपेंड कर रहा है, ये भी हमारा टर्मिनेटिंग एक्टिविटी हुआ। आप ये नहीं बोलोगे प्रोजेक्ट, आप ऐसा थोड़ी ना, दो अलग अलग जगह थोड़ी ना प्रोजेक्ट के तरफ कंप्लीट होगा, या दो अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पर प्रोजेक्ट थोड़ी ना कंप्लीट होगा, एक ही टाइम ड्यूरेशन पर कंप्लीट होगा। तो आप बोलोगे कि इन दोनों को एक दूसरे से मिला देंगे हम, अगर कोई डिपेंडेंसी नहीं हो रहा है तो एक दूसरे पे मिला देंगे और फाइनल काम एक ही जगह से खत्म करेंगे। जैसे शुरुआत हमारी एक ही जगह से होती है, उसी तरीके से खत्म भी हमारा एक ही जगह से होगा, दो रास्तों पर नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं डेंजलिंग एरर। क्या बोलते हो गाइस हम इसको? डेंजलिंग एरर। जैसे डेंजलिंग एरर को दूर करने का तरीका क्या है कि अगर कोई एक्टिविटी दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही है और उससे कोई नहीं कर रही है बीच में, तो हम क्या करेंगे, उसको फाइनल एक्टिविटी वाले नोड से जोड़ देंगे, मतलब यहां से जोड़ देंगे हम। इसका मतलब क्या होगा, अपने प्रोजेक्ट को एक ही जगह कंप्लीट करवा देंगे। ये टर्म्स भी हम ध्यान रखेंगे, डेंजलिंग एरर भी नहीं होगी हमारी। ओके, अब आप इसका नेटवर्क बनाएंगे, तो नेटवर्क बनाएंगे, देखिएगा इनिशिएट कहां से हो रहा है, ए और बी हमारी स्टार्ट एट दिस सेम टाइम, तो करवाइएगा स्टार्ट इसको एट द टाइम। तो आपने बोल दिया एक्टिविटी यहां से कौन कौन सी स्टार्ट हो रही है, एक्टिविटी ए मान लो, एक्टिविटी बी मान लो। एक्टिविटी ए और एक्टिविटी बी हमारी स्टार्ट हो रही है। ओके, फिर आपने बोला अब आगे बढ़ सकते हो, डी फॉलोज ए और सी फॉलोज बी प्रीसीड्स एच, और यहां पर बात चल रही है, हाँ यही हो रहा है, और ई भी फॉलो कर रहा है ए को। तो आपने जैसे यहां पर एक नोड बनाया, ये एक्टिविटी कंप्लीट करवाई, फिर आप क्या बोल रहे हो कि बी फॉलो कर रहा है, मतलब बी को फॉलो कौन कर रहा है, सी, तो आप यहां से पास करवा सकते हो सी को। फिर आप क्या बोल रहे हो कि सी फॉलोज बी बट प्रीसीड एच। ओके, आपने यहां पर बताया कि डी फॉलोज ए और सी फॉलोज डी, तो डी फॉलोज ए आप ऐसा लिख सकते हो। ओके, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने यहां पर बना दिया, मान लो कि डी फॉलोज ए और अगेन हमारा ई भी फॉलो कर रहा है ए को, ये लिखा हुआ है ई फॉलोज ए, अभी सिर्फ इतना बोल रहा हूं मैं, और सी फॉलोज डी, बट यहां पर लिखा हुआ है डी फॉलोज ए। ये रीजनिंग के क्वेश्चन पढ़े हैं ना आपने, वो जो अरेंजमेंट वगैरह करते हैं, कौन किधर इसके दाएं बाएं बैठा है, उसी तरीके का क्वेश्चन हो गया हमारा। तो आपने बोला है कि डी फॉलोज ए, तो डी फॉलो कर रहा है, सी फॉलो कर रहा है आपका
डी को, तब ऐसा तो होगा नहीं कि इसको यहाँ पर कंप्लीट करवाओगे, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा था कि आप इसको इस तरीके से भी लिखवा सकते थे। और यहां पर क्या लिख दोगे, अब देखो एक्टिविटी डी फॉलो कर रही है ए को, ठीक है, सी फॉलो कर रही है डी को, यहां तक तो हो गया हमारा क्लियर। फिर ठीक है, ये वाला पॉइंट आपने पूरा कर लिया है, ये लास्ट वाला भी कर लिया। सी फॉलोज डी बट प्रीसीड्स एफ, क्लियर है, किसको फॉलो कर रहा है कि डी फॉलो कर रहा है हमारा, सॉरी सी फॉलो कर रहा है डी को, और जो सी है वो किसका प्रीसीडेसर है, तो एफ का प्रीडेसेसर एक्टिविटी है। किसका है गाइस, हमारा एफ का प्रीडेसेसर एक्टिविटीज है। और दूसरी जगह बोला है कि सी फॉलोज बी बट प्रीसीड्स एच, तो दोनों लिख लेंगे हम कि यहां से एक्टिविटी जो हमारी है दो पास हो रही है। एक मान लो कोई सी एच और ये आपका मान लो एफ है, एफ ही है ना, हाँ, सी फॉलोज डी बट प्रीसीड्स एफ, सी फॉलोज बी बट प्रीसीड्स एच। तो यहां पर देखिए पढ़िएगा इसको, सी फॉलोज बी और सी किसका प्रेडिसेसर है, एच का, सी फॉलोज बी, सी फॉलोज डी और प्रेडिसेसर किसका है, एफ का। एक ही बात आपको दो बार बोली है उसने अलग अलग वे में, ओके, कोई इशू नहीं है, आगे बढ़िएगा। फिर क्या बोल रहा है आपको वह जी, तभी आपका एफ इंट्रोड्यूस हुआ है, जी फॉलोज एफ, क्लियर है, बट प्रीसीड्स आई, और ई फॉलोज ए बट प्रीसीड्स आई, क्लियर है, दोनों का प्रेडिसेसर है आई का ई और जी। तो आपने जैसे देखो क्या बोल दिया कि ई से भी आपका क्या निकलेगा बंदा, तो आपने बोल दिया कि ई से निकलेगा हमारा आई, और यहां से निकल रहा है जी, इस तरीके से बोला है आपने, देखो जी फॉलोज एफ, ओके, और जी को ही प्रीसीड कर रहा है, जी को फॉलो कौन कर रहा है, आई कर रहा है, और इसका मतलब है कि ई फॉलोज एफ बट प्रीसीड्स आई, मतलब आई का प्रेडिसेसर ई है, या ऐसा बोल सकते हैं कि ई को फॉलो कर रहा है आई हमारा, क्लियर है। तो आप यहां पर रिप्रेजेंट कर दोगे कि अब इस टर्म्स को लेकर चले जाए। अगर आप यहां पर एक नोट बनाए और यहां से इंट्रोड्यूस करें हमारी एक्टिविटी आई, तब देखो आई क्या हो रहा है, आई फॉलो कर रही है जी को, अभी ई से कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है ना, तो आप इसको जोड़ दोगे, इसको मैं थोड़ा सा, अब देखो हमारा ई भी फॉलो करने लग गया, ई को फॉलो करने लग गया, देखो ई फॉलोज ए, ओके, आई फॉलोज ई, आई फॉलोज जी, तो इसका मतलब यही तो है, आई फॉलोज ए, मतलब जैसे जी प्रीसीड्स आई लिखा हुआ है, जी प्रीसीड्स आई, प्रीसीड्स मतलब जी प्रेडिसेसर है आई, तो इसका मतलब उल्टा भी बोल सकते हो, जैसे आपके दादाजी हैं एक्स, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि एक्स का पोता है वाई, इस तरीके से, ओके। और एच एंड आई टर्मिनेट एट द सेम पॉइंट, एच वाला पॉइंट बचा है ना अभी, सी फॉलोज बी बट प्रीसीड्स एच, ओके, यहां पर बना, इन दोनों को आपने एक ही जगह पर कंप्लीट करवाना है, क्लियर, अलग अलग रास्ते पर कंप्लीट नहीं होगी। जैसे देखो अब इन दोनों का रास्ता जो देखें ये अलग अलग यहां पर कंप्लीट हो रहा है भाई एक, और एक भाई हमारा यहां पर कंप्लीट हो, ये ऐसा अलग अलग जगह नहीं होना जो उसने लास्ट में बोल दिया एच एंड आई टर्मिनेट्स एट दी सेम पॉइंट। अगर मान लीजिए कि मैं एग्जाम में ये नहीं देता या आप कोई लाइन नहीं लिखी होती और इस तरीके से लास्ट में आप जाकर रुक जाते हैं, इस तरीके से नहीं रुकेंगे हम, इन दोनों को साथ में मिलाने के बाद रुकेंगे हम, क्लियर है। तो आपने क्या कर दिया है, इन दोनों को थोड़ा सा यहां पर हो जाएगा हमारा आई बंदा, और यहां पर हो जाएगा एच, और इस तरीके से टर्मिनल। अब तो नामकरण आप इजीली कर सकते हो इनके, करो इनका नामकरण, तो आप यहां पर क्या लिख दोगे, वन, इसको टू और इसको थ्री, या इसको टू और इसको थ्री देंगे, देखो आप
इसको हटाया तब भी ये इनिशियल नहीं बना, क्योंकि यहाँ से आउटगोइंग भी और इनकमिंग भी, ये नहीं बना, ये बन गया हमारा। क्लियर है? इसको आपने दिया 2, और यहां से भी एरो हटा दिया इस तरीके से। अब देखिएगा ये नहीं बना वापस, क्योंकि इधर से तो आ रहा है, सिर्फ यही बना, तो इसको नाम देंगे फिर आप, इसी जगह काम आता है हमारा। फिर इसको हटाए, इसको हटाने पर इसको आपने 4 दिया, फिर हटाया तब भी ये नहीं बनेगा क्योंकि यहां पर आ रहा है। इसको 5 देंगे, इसको 6 और इस 7 पर। ओके, तो ये गाइस हमने और आपने एक नेटवर्क फिर ड्रॉ कर लिया। किस क्वेश्चन का? हमारे ये जो क्वेश्चन आपको सामने दिया था। ओके, क्वेश्चंस और देख लेते हैं आप डमी वाला, ताकि आपको समझ में आ जाए कि डमी किस तरीके से इंट्रोड्यूस होती है। क्वेश्चंस क्या है आपका? अ प्रोजेक्ट having 6 activities. Their interdependencies डेंसीज आर। किस तरीके से इंटरडिपेंडेंसीज आप बता रहे हैं? ए इज फर्स्ट जॉब। फर्स्ट जॉब मतलब पहला काम रहेगा। बी एंड सी आर कॉनकरेंट कॉनकरेंट का मतलब पैरेलल एक्टिविटी। नहीं, कॉनकरेंट मतलब पैरेलल एक्टिविटी। ओके, नंबरिंग का सिस्टम आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। मैं क्वेश्चन लिख दूं ताकि आप जो बाकी प्रैक्टिस कर लें, देन फिर अगर मैं रिपीट कर दूंगा। तो बी एंड सी आर कॉनकरेंट एक्टिविटी एंड फॉलोज ए। मतलब किसको? बी और सी दोनों पैरेलल एक्टिविटी हैं, बट वो फॉलो कर रही हैं किसको? एक्टिविटी ए को फॉलो कर रही हैं। बी मस्ट प्रीसीड डी। और इसी तरीके से देखो क्वेश्चन किस तरीके से कंफ्यूज कर सकता है। इसका मतलब क्या है हमारा, देखिएगा। But it cannot start until
ये किस तरीके से डिपेंडेंसी बता रहा है देखिएगा। इसका मतलब ये है गाइस हमारा कि ई मस्ट सक्सीड सी। इसका मतलब ये है कि जो ई है वो सी का सक्सेसर है। क्या बोल रहा हो आप? ई मस्ट सक्सीड सी। जो ई है वो किसका बेटा है, ऐसा बोल रहे हो आप कि आगे की पीढ़ी बढ़ाई है उस बच्चे ने। तो आपने ये बोला है कि इस ई ने सी की पीढ़ी को आगे बढ़ाया है। क्या बोला है कि ई मस्ट सक्सीड सी बट इट कैन नॉट स्टार्ट अंटिल बी इज कंप्लीटेड। मतलब ये ई जो है हमारी एक्टिविटी, ये तब तक हमारी स्टार्ट नहीं हो पाएगी जब तक कि बी कंप्लीट नहीं होती। इसका मतलब ये है कि जो ई है वो हमारा सी और बी दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये बोलने का मतलब है उसका। ई एक्टिविटी है वो सी और बी दोनों के ऊपर डिपेंड कर रही है, ओनली ऑन सी के ऊपर नहीं। क्लियर है? तो ये पॉइंट लिख लिया आपने। और क्या दिया है कि इनका इंटरडिपेंडेंसीज, द लास्ट ऑपरेशन यानी कि एक्टिविटी, द लास्ट ऑपरेशन एफ इज डिपेंड on the completion of both एक्टिविटी कौन सी? डी एंड ई, ऐसा लिखना है। देन ड्रॉ द नेटवर्क। ड्रॉ दी नेटवर्क डायग्राम्स। ओके, ये आप लिख लें, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, आपने किसी ने बताया है कि इसका नामकरण समझ में नहीं आया हमें। क्लियर है? तो अब मैं क्या करूंगा, इस डायग्राम्स को एक बार हम कॉपी कर लेते हैं यहीं पर। तो मान लीजिएगा कि आपको एक नामकरण नहीं पता है इसके बारे का, इस तरीके से आपको इनके बारे में नाम ही नहीं पता है। ये क्लियर है? प्लेन है हमारे पास में, इसका नेमिंग करेंगे आप। तो नेमिंग किस तरीके से करेंगे, तो आप बता रहे हो नेमिंग ऑफ इवेंट। अब मैं लिखूंगा गिव वन नंबर टू इनिशियल इवेंट। इस प्रोजेक्ट में ढूंढे कि इनिशियल इवेंट कौन सा है। और ये डेफिनेशन पता है कि नहीं गाइस हमें, इनिशियल इवेंट किसको बोलते हो आप? डेफिनेशन पता है कि आपको इनिशियल इवेंट किसको बोलते हैं? तो फिर आप ढूंढ कर बताएं कि ये नेमिंग ऑफ इनिशियल इवेंट्स की बात कर रहे हैं, तो आप किसको देंगे ये बताइएगा आप। तो इनिशियल इवेंट्स का मतलब होता है कि वो इवेंट्स जिसके कोई एरो पास नहीं हो रहे हो। क्लियर है? सॉरी, जिससे जिसके ऊपर कोई एरो आ नहीं रहे हो, सिर्फ वहां से एरो जा रहे हो। मतलब वो एक्टिविटी किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होगी, उसके ऊपर बहुत सारी एक्टिविटियां डिपेंड कर सकती हैं। जैसे एक्टिविटी ए और बी की बात करें तो ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है,
मतलब एक्टिविटी ए और एक्टिविटी बी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, इनके ऊपर दूसरे डिपेंड कर सकते हैं। आपके घर में आपके दादाजी हैं, जैसे मान लो सबसे लास्ट पीढ़ी वही है आपके यहाँ पर, मतलब पीछे से देखें आप तो उनके कुछ फादर वगैरह नहीं, उनकी मदर नहीं है, तो आप क्या बोलोगे कि मेरे दादाजी सबसे बड़े मुखिया हैं, तो वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? उनके सभी आप पांव छुओगे। क्लियर है? आप सभी क्या बोलोगे? इनसे आने वाली पीढ़ियां हम हैं। क्लियर है? उसी तरीके से यहाँ पर भी यही हो रहा है कि ए और बी दोनों है, इनसे आगे आने वाले कुछ कंसेप्ट है हमारे यहाँ पॉइंट से हैं। तो आपने यहाँ पर नाम दे दिया है कि ए और बी जो है वो दोनों क्या है? इनिशियल एक्टिविटीज हैं, और उनसे जो पास हो रहा होगा, मतलब वो किस एरो से पास हो रहे होंगे, उस एरो का आप नाम दे दोगे 1। इसको हम बोलते हैं कि नंबर 1 किसको देंगे? जो इनिशियल इवेंट होगा, सिर्फ वहां से आउटगोइंग एरो जा रहा होगा। तो आपने जैसे दे दिया गिव 1 नंबर टू इनिशियल इवेंट, और यहां पर इनिशियल इवेंट है हमारा ये वाला टर्म सा। प्रवीण जी शायद लेक्चर्स क्या बोल रहे हैं कि सर प्लीज ऐड 4 and 5 लेक्चर्स क्लास इन कंटेंट, देयर ओनली 3 लेक्चर्स अवेलेबल। ओके, वो शायद आपके कुछ टेक्निकल है, मतलब उस ऐप की मैनेजमेंट, तो थोड़ा सा टीम से बात कर लें, क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं रहता है, बट फिर भी मैं एक बार उनको बात बता दी जाएगी आपकी ये वाली। शायद लाइव क्लासेस होती हैं तो एक आध दिन बाद आपके उस ग्रुप में आती हैं, या फिर उस एड में जो कंटेंट आप जहां पर सर्च करते हैं वहां पर आती हैं। एक आध दिन की क्लास आपको लाइव पोर्शंस में दिखती है, जो लाइव वाला रहता है ना पोर्शन, उसी में दिखती है, तो एक बार वहां पर आप सर्च कर लीजिएगा। ओके, हाँ, तो यहाँ पर आपने नंबर 1 दे दिया किसको? जो हमारी शुरुआत पॉइंट है, यहाँ पर दिख रहा है कि कहां से आउटगोइंग सुविधा उपलब्ध है, कहां से? सिर्फ इस वाले नोड पर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं नोड। ये क्या कहलाते हैं गाइस? हमारे नोड। गठान है ना ये आपकी नेटवर्क की। रिश्ते कहां से कमजोर हो रहे हैं? बोले ना, गठान कमजोर हो रही है हमारी। ले रहे आज की पीढ़ी आपने पीछे की तरफ पीढ़ी को ध्यान में नहीं रख रही, तो नोड है हमारा। नोड मतलब वहां का यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, जहां पर खत्म हो रहा है। तो आपने बोला कि यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, और यहाँ से सिर्फ आउटगोइंग एरो से इनकमिंग सुविधा नहीं है। तो आपने बोला कि इसको भाई साहब नाम दे दो। आप क्या दोगे? आपने बोल दिया कि इसको नामकरण करें, तो आप इसको नामकरण 1 दें। ये आपने यहाँ पर जैसे कॉपी किया थोड़ा सा, इसको आपने नाम दिया है तो गिव इनिशियल इवेंट्स टू नंबर 1। क्या नाम दिया आपने? इसको नंबर 1 दे दिया। वैसे भी नंबर 1 हो गया हमारा। फिर आपने रूल पढ़ा है कि उस रूल में अंदर क्या लिखा है कि फर्दर इमेजिनरी इवेंट नंबर 1 इज टू गिवन दोज हैविंग, क्या लिखा? इवेंट नंबर 1 इज टू गिवन, मतलब किसको दोगे? कि दोज हैविंग ओनली आउटगोइंग एरोज, मतलब सिर्फ इसके पास आउटगोइंग सुविधा होगी, जैसा यहां पर आपके पास इसमें थी, उसको आप 1 दे दोगे। फिर आप बोल रहे हो कि फर्दर इमेजिनरी रिमूव द एरो दोज पास फ्रॉम इनिशियल इवेंट, मतलब आप क्या करोगे? इमेजिनरी आप बोलोगे कि उस 1 से जितने पास हो रहे होंगे एरो, उस 1 से जितने पास हो रहे होंगे एरो, उनको हटाने की कोशिश किया। तो आपने ये वाला एरो हटाकर रिमूव करने की, जैसे मैंने बोल दिया किस तरीके से मैंने हटाया होगा, तो वो आपने हटाया, तो वहां से कौन कौन सी इनिशियल इवेंट्स बन रही होगी? ये एक ही बना हमारा, इसको फिर नाम दिया। फिर फर्दर प्रोसेस इसी तरीके से आप रिपीट करते जाएंगे, रिपीट करते जाएंगे। क्लियर है? एक बार आप फिर से अगेन ये क्वेश्चंस लिख लें जो सॉल्व कर रहे हैं, एक बार ये क्वेश्चन देख लें आप। ओके, तो वापस आप यहां पर आ गए, तो आपने इस 1 से जितने जितने एरो जा रहे होंगे उनको हटाकर इमेजिन किया होगा कि भाई साहब ऐसे हट सकते हैं, उनको हटाकर आपने आगे की प्रोसेस करने की कोशिश किया होगा। तो सेकंड स्टेप में क्या लिखेंगे? इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। ये नोड है। हाँ, नेक्स्ट प्रोसेस क्या हो जाएगी? फर्दर अहेड रिमूविंग एरोज, एरोज मतलब एक्टिविटीज
दोज आर पासिंग फ्रॉम, अगर जैसे आपने किसी ने सॉल्व कर लिया हो तो थम्स अप कर दें, या फिर आप ग्रुप पर भी शेयर कर सकते हैं। जैसे टाइमिंग देख रहे हैं हम 2:16 हो रहे हैं, इसके आसपास अगर आप शेयर करेंगे जैसा मानेंगे हम कि आपने पहले ही सॉल्व कर लिया था। क्लियर, इससे आपका डाउट वगैरह क्लियर हो सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि आप कहां पर गलतियां कर रहे थे। क्लियर है, तो अगर कहीं गलती हो रही होंगी तो ये आपका नेटवर्क है, तो आप ड्रॉ करें और इसका हो सके तो आप इमेज शेयर कर दें व्हाट्सएप के ऊपर, तो मैं चेक कर लूंगा कि आपने पहले बनाया है कि बाद में बनाया है। अगर बाद में बनाया तो कोई इश्यू नहीं है, और अभी बना लिया है आपने, अगर सही बनाया तो वेरी गुड, एंड अगर आपने कोई मिस्टेक किया है तो फिर हम चेक कर लेंगे उसको। ओके, फर्दर रिमूविंग एरर्स दोज आर पासिंग फ्रॉम इनिशियल इवेंट, अब उसका नामकरण कर चुके हो आप, तो इनिशियल इवेंट 1 बोल दोगे आप, क्या कि भाई साहब हमारी इनिशियल इवेंट 1 से जो पास हो रहा है वो कौन सा है, उसका नाम को हटा देंगे हम, वहां से जितने भी एरो पास होंगे। यहां से देखो 2 ही पावर है, तो अब इन दोनों को इमेजिन करने कर हटाकर कोशिश करेंगे हम। तो अब हम थोड़ा सा जगह कम है अपने पास में, तो थोड़ा सा इसको और छोटा कर देते हैं। ओके, आपने क्या बोला है कि इसको मैं हटा दूंगा, हटाने के लिए मैंने थोड़ा सा इसको इमेजिन करवाने की कोशिश की आपको। इस तरीके से जैसे आपने इनको हटा दिया होगा, इस तरीके से इसको भी, सर्कल को भी हटा दो, कि जैसे आपने हटा दिया था। बन कौन सा रहा है, तो अब आपका यहां से इनिशियल कौन सा बन रहा है, देखो तो इनिशियल ये नहीं बन रहा है, क्योंकि यहां से देखो कोई एरो पास हो रहा है, उधर से कोई जा रहा है, यहाँ पर इनकमिंग आउटगोइंग दोनों है। अब इनिशियल कौन सा बन रहा, ये बन रहा। आप इमेजिन कर रहे हो ऐसा होगा, इसलिए तो आप पूरा नेटवर्क का सही तो ये है, नामकरण करने के लिए आप सिर्फ जब सीख जाओगे तो आप तुरंत हाथ रखते रखते इस तरीके से देखकर आप तुरंत कर सकते हो। आप इसको नंबर आप दोगे कौन सा नंबर, इसको आप दे दोगे इवेंट नंबर 2। इसका नंबर कितना आएगा, इवेंट नंबर 2। तो यहां तक क्लियर हो गया हमें। सेम फेयर प्रोसेस करोगे आप, रिपीटिंग। सिमिलरली above process are repeated until last event नंबर। थोड़ा सा मैंने जगह पास ओके। तो बताइएगा क्या नाम हो रहा है, इसका नामकरण करेंगे तो किस तरीके से, फिर इसको सिलेक्ट कर लो, इसको हटाओ। अब बनेगा इस सी वाले के पीछे वाले का नाम। क्लियर है, तो बाकी की प्रोसेस में एक साथ कर दूंगा। किसी की तरफ से ओके आ चुका है, तो इसलिए मैं समझ गया हूं कि आपको समझ में आ गया है आगे का। तो अभी मैंने इसको आगे कर दिया। अब यहां से हटाया आपने, इस तरीके से होगा। अब कौन सी इमेजिनरी बन रही है, तो आप समझ सकते हो कि यहां से देखो ये सी वाला बन रहा है, जी वाला फिर भी नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जी से आ रहा है पीछे की तरफ। ये आपकी फिर सुविधा है यहाँ पर। अब आप यहाँ पर इस तरीके से
नामकरण करते जाओगे इनका। जैसे इसका नाम क्या होगा, 3, ये फिर 4, ये फिर 5 होगा, यह 6 और ये 7। इसी तरीके से आपने पहले भी नाम दिया था इसका। अब आप ये सीख गए कि किस तरीके से आपने इनको नेमिंग किया है। ओके, इसका नंबर इसका क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ये तो हम यही सॉल्व कर लेते हैं, तो फास्ट कर लेते हैं थोड़ा सा हम। अब तो सब कुछ सीख गए हो आप। ओके, तो आपने इनिशियल इवेंट्स किसकी को नाम दे दिया, ये हैं आपके पास में। और आपने यहां पर बताया है ए इज फर्स्ट जॉब, मतलब एक ही दिख रही है आपको, तो ए को आपने दे दिया कि भाई साहब मेरी फर्स्ट जॉब है। जॉब का मतलब क्या है यहाँ पर, वर्क, टास्क, एक्टिविटी, ऑपरेशन। क्लियर, मतलब पहली काम करने वाला जो है, पहला काम कौन सा कर रहे हो आप, ए को कर रहे हो, वो हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है, तो वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कहलाएगी। ये करवा दिया आपने। ओके, फिर आप बोल रहे हो कि बी एंड सी आर कॉन्करेंट एक्टिविटी एंड फॉलोज दी ए। बी और सी हमारी कॉन्करेंट एक्टिविटी है और वो किसी को फॉलो कर रही है और उसका नाम है हमारा ए। बी और सी दोनों भाई हैं और उनके पिताजी का नाम ए है। तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, इनकी जो संतानें हैं वो हमारी कौन कौन सी हैं, तो आपने नाम दिया, एक का नाम है बी, एक का नाम है ए। एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। फिर क्या नाम दिया कि ये यहां पर कंप्लीट हो रहा, मान लो ये आपका इस जगह पर कंप्लीट। एक को नाम दे दिया हमने बी और दूसरे को नाम दिया आपने सी। यहां तक रुक गए, मतलब ठीक है। ई मस्ट सक्सीड सी, ई जो है वो किसका सक्सेसर है, तो आपने बताया कि जो ई है मेरा वो है सक्सेसर सी एक्टिविटी का, ये बना दिया। ई का बच्चा जो है वो सी है, सॉरी सी का बच्चा ई है हमारा, ये बोला ना, ई मस्ट सक्सीड सी, मतलब ई किसको सक्सीड कर रहा है, ई किसका फॉलोवर है, तो आप बोल रहे हो कि जो ई है वो सी का सक्सेसर है, तो आपने यहां पर इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। बट आपने ये बोला है कि जो ई है वो हमारा तब तक स्टार्ट नहीं हो पाएगा जब तक कि बी कंप्लीट ना हो। इसका बोलने का मतलब यह है कि हमारा जो ई है वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमारा बी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। अब आप क्या करोगे, इसको ए को यहां पर जोड़ दो। अगर हम देखिएगा, अगर मैंने डमी का यूज नहीं पढ़ा होता तो आप किस तरीके से बनाते इसका रिलेशन, देखिएगा आप खुद। आपने क्या बोला, बी और सी है जो डिपेंड्स कर रहे हैं ए के ऊपर, ठीक है, करवाने दो अपने। ई जो है वो डिपेंड कर रहा है सी और बी दोनों के ऊपर, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब आप यहां से क्या करते हैं, जब थोड़ा सा मैं आपका टाइम लूंगा, इसको मैं थोड़ा छिपा देता हूं, अगर छिप जाएगा, करेगा नहीं छिपेगा, अब छिपे जाएगा, ये क्लियर है। अब मान ले हम कि ये जो एक्टिविटी है ना ये बी, तो आपने इसके साथ जोड़ दिया इस तरीके से, ये जोड़ दिया आपने, ये रही एक्टिविटी बी, ये हो गई एक्टिविटी बी हमारी जो ए के ऊपर डिपेंड करने, मतलब ई एक्टिविटी है जो हमारी बी और सी से डिपेंड करने लगी। क्लियर है। अब आप यहां पर नाम पढ़ो इसका, पहले उधर पीछे से पढ़कर आओ आप। कहां है नामकरण, ओके, मैंने एक साथ नाम नहीं लिखा है इसका, ठीक है, आप लिख देना, यहां लिखा हुआ है। जैसे आप पढ़े 2 और 6 एक्टिविटी हमारी, कौन सी एक्टिविटी नंबर 2 to 6, मतलब रास्ता बोले आपसे कोई कि भाई साहब मैं 2 से 6 तक जा रहा हूं, इसका मतलब क्या है आपका, कोई एक ही पाथ है, एक ही पाथ है, इस पूरे नेटवर्क में आपको एक ही जगह दिखेगी जो 2 से 6 के बीच का रास्ता दिखा रहा होगा। 5 से 6 देखें तो आपको एक ही दिखा रहा होगा, अगर डबल दिख रहा हो तो मतलब मैंने गलत पढ़ाया आपको। क्लियर है, ये टर्म्स ध्यान रखें। आपको किसी भी यूनिक आइडेंटिटी, इसको बोलते हैं यूनिक नाम या यूनिक आइडेंटिटी, तो यहां पर आप देखें तो हर एक एक्टिविटी का एक ही रास्ता बनेगा, ना डबल बनेगा और ना दो का एक बनेगा। आप ऐसा भी नहीं बोलोगे कि एफ और एच का दोनों का एक ही रास्ता है, या ऐसा भी नहीं बोलोगे कि एफ के 2 रास्ते हैं। क्लियर हो चुका होगा आपको यहां तक। अब देखिएगा आप यहां पर देखें आप, अगर अब जैसे इसको नामकरण करेंगे, अब नामकरण करना सीख गए हैं आप,
आपने जैसे इसका नाम दिया कि ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। जैसे अब आपसे कोई नाम पूछे कि 2 से 3 के बीच में कौन है, 2 से 3 के बीच में कौन है, तो कोई बंदा बोलेगा कि बी है और कोई बंदा बोलेगा कि सी है। तो भाई साहब दो बात क्यों बोल रहे हो आप, एक ही बात बताओ ना, कौन है भाई, मैं किसको समझूं। किसी से पूछा कि भाई साहब, जैसे आपको मैंने छोटा सा बच्चों जैसा क्वेश्चन पूछा कि 2 से 3 के बीच में कौन सी एक्टिविटी है, 10 हो तो 10 में से मान लो 5 बता रहे हैं कि बी है और 5 बता रहे हैं कि सी है, और दोनों का आंसर सही है, तो गलत तो है नहीं हमारा, क्योंकि आप दोनों ये बोल। इसको हम बोलते हैं ड्यूअल आइडेंटिटी, कि एक ही पाथ को आपने दो अलग अलग नामों से पुकारा गया है। ये हमारी ड्यूअल आइडेंटिटी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमारा दोस्त है जिसको हेल्प करता है, उसका नाम दिया है आपने डमी एक्टिविटी। नहीं तो डमी किस तरीके से इंट्रोड्यूस होती है देखिएगा, क्योंकि डिपेंडेंसी भी खत्म नहीं होना चाहिए। क्लियर है कि आप ऐसा बनाकर छोड़ दो इसको, किस तरीके से, आप ऐसा बनाकर भी नहीं छोड़ सकते हो कि भाई साहब ठीक है हमारा तो ई तो सी के ऊपर ही डिपेंड करेगा, बी से लेना देना छोड़ दो। तो आपने आधार रिलेशन बताया है, क्लियर है, उसके पापा का नाम बता दिया, मम्मी का नाम ही नहीं बता रहे हो आप, क्लियर, थोड़ा बहुत गलत बता रहे हो ना। तो हमें डिपेंडेंसी मतलब जो क्वेश्चंस में बोला है उसको गलत साबित नहीं करेंगे, हमें अपने आप को सुधारना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर इसको अगर इस डमी से, हाँ ये भी ध्यान रखें कोई दूसरी एक्टिविटी आप ऐसा नहीं कर सकते हो, जैसे आपने मान लो इस तरीके से ऐड कर दिया ये, और ये कोई सी एक्टिविटी है नहीं, क्योंकि बी और ए ई के बीच में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो आप ये नहीं बोल सकते एक्स्ट्रा एरो ऐड कर दिया। आपने नोट लिखा है कि जितनी एक्टिविटी होगी उतने ही हमारे एरो होंगे, उससे कम भी नहीं होंगे, उससे ज्यादा भी नहीं होंगे। तो ये एक्स्ट्रा इस तरीके से ऐड नहीं कर सकती, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी रिप्रेजेंट करता है। तो हमने यहाँ पर इसको डमी से रिप्रेजेंट कर दिया, और डमी को आपने डैश डैश एरो से बोला है। इसका मतलब क्या है कि ये एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप भी रिप्रेजेंट कर रहा है, एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप भी स्टैब्लिश कर रहा है। और यहाँ पर आप पढ़े तो इसका मतलब यही हो रहा है कि ई डिपेंड्स ऑन बी और सी, और इसको कंप्लीट होने में कोई भी समय नहीं लगेगा। मतलब जैसे ही जैसे आपने बोला कि मान लो जो नोट ले लो आप, इनको कुछ जैसे मान लीजिए कि 4 हैं, तो 2 से 4 तक पहुंचने में जो समय लगेगा सेम आपको 2 से 3 तक भी पहुंचने में समय वही लगेगा। मतलब जैसे आपने बोला कि 6 घंटे लगेंगे आपको, 6 घंटे में वो काम करके दे दोगे आप, तो इसका मतलब आप ये बोल रहे हो कि 2 से 4 के बीच में आप 6 घंटे में पहुंच जाओगे, तो इनडायरेक्टली आप 3 पर ही पहुंच रहे, क्योंकि इसका तो नंबर है कि इसको 0 टाइम लगेगा। लेकिन आपने ये बोला ना 0 टाइम 0 रिसोर्स लगेंगे, तो आप जैसे 6 घंटे मतलब यहाँ पहुंचे, इसका इनडायरेक्टली आप यहाँ पर पहुंच चुके। तो फील्ड पर मतलब यही है, बट ग्राफिकल हमारा थोड़ा सा इंटर रिलेशनशिप बना रहे, मैनेज्ड रहे, इसलिए आपने ये शो किया है। यहां तक क्लियर हो, फिर हम आगे बढ़े। The last operation F is dependent on the completion of both activity D and E, मतलब D एक्टिविटी और E के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि B must precede D, मतलब B का जो है वो प्रीडिसेसर किसका है, तो D का है। ये लिखा है आपने कि B must precede, B must precede D एक्टिविटीज, यानी कि D जो है उसका पूर्वज हमारा कहलाता है B। तो आपने यहां से इंट्रोड्यूस किया आपके दोस्त को, और उसको आपने बोला है कि भाई साहब आप दोनों एक ही जगह कंप्लीट होना है। थोड़ा सा दिखने में भी आपको बोल रहे ना एस्थेटिक पर्पस, सिविल इंजीनियर है या मैकेनिकल है तो थोड़ा डिजाइनिंग पर भी फोकस करते हैं कि भाई साहब वो सामने वाला पूछेगा दिख कैसा रहा है अपना प्रोजेक्ट का, तो उसके लिए थोड़ा सा आप एस्थेटिक पर्पस का भी ध्यान रखते हैं। एस्थेटिक पर्पस मतलब आपको थोड़ा दिखे अच्छा नेटवर्क, समझने में एम्बिग्विटी ना, खिचड़ी नहीं पके, तो उसके लिए थोड़ा सा आप तरीके से ड्रॉ कर देते हैं उस नेटवर्क को। ये असेंबल करना आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर, मतलब एक बार में ही डायग्राम हमारा एज इट इज नहीं बनेगा, उसके लिए आपको नंबर ऑफ टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे, देन हमारा इस तरीके से फॉर्मेशन होगा। बिल्कुल बना सकते हो आप, C2B भी बना सकते हो। ये आपने क्वेश्चन अच्छा किया हमसे, क्लियर है, देखो आप कॉपी कर ले हम इसको, ये बिल्कुल आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। और ये नंबरिंग मैंने दिया है थोड़ा सा गलत है, ये तो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए दिया है। आपने किसी ने पूछा है इसमें से कि आप C2B कर सकते हैं क्या डमी, देखिएगा आपने बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और इससे आपके डाउट क्लियर होंगे। क्लियर है, आपका मतलब ये है कि मैं एरो ऐसा बनाऊं, क्लियर है, यहां तक हम थम्स अप करें, क्लियर, इसका मतलब आपका ये है।
हाँ 3 to 4 आप बोल रहे हैं, क्लियर है। तो इसका मतलब यही है। तो ये देखिएगा, आपने अगर ऐसा शो कर दिया तो कोई इश्यू नहीं है हमारा। इसका मतलब देखिएगा क्या हो रहा है, ई डिपेंड्स सिर्फ सी के ऊपर कर रहा है। ई डिपेंड्स किसके ऊपर कर रहा है, सी के ऊपर, क्योंकि यहां से तो दूसरी एक्टिविटी पास करे। इसका मतलब आपने ये बताया कि डी डिपेंड्स ऑन सी एंड बी। हाँ ओके, कोई इश्यू नहीं। आप बोलोगे कि ऐसा बना देते, फिर आप ये मैं एरो यहां पर नहीं बनाऊंगा। फिर देखो क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया होगा। ई मस्ट सक्सीड सी बट इट कैन नॉट स्टार्ट अंटिल बी कंप्लीटेड, क्लियर है। तो आपने बता दिया कि यहां से आपने देखो ये कर दिया इंट्रोड्यूस हमारा दोस्त ई को, तो ये लगा हमारा ई, यहां पर ई आपका आ चुका है। फिर बात बची हुई है बी मस्ट प्रीसीड्स। हाँ अगर क्वेश्चन ही रुकता है तब कोई इश्यू नहीं है आपको, कि जैसे यहां पर आपका प्रोजेक्ट ये कंप्लीट हो गया, ये वाला और ये वाला सही रहेगा। बट उस बंदे ने आपको ये बोला है कि बी मस्ट प्रीसीड डी, डी सिर्फ हमारा बी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दूसरे किसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हो सकता है इसकी सौतेली संतान हो ये, क्लियर है। तो सी से कोई रिलेशन ही नहीं रहा उसका। तो आप अगर ये बोलो कि भाई साहब मैं तो ऐसा बोल दूं ये कि इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये वाला हमारा डी है। तो अब पढ़े, आपने बना दिया है कि डी डिपेंड्स ऑन बी, ये बोला है उसने कि डी डिपेंड्स ऑन बी ओनली, क्लियर है। ये पढ़ा है और बनाया आपने ही है। अब अगर आपका कोई डायग्राम सिर्फ ये नेटवर्क पड़ेगा, उसके पास थ्योरी लिखी हुई नहीं रहेगी, क्लियर है, सिर्फ उसके पास में चार्ट रहेगा आपके हाथ में दिया हुआ, तो वो बंदा ये समझेगा। आप खुद समझो कि डी डिपेंड्स ऑन बी एंड सी बोथ। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर ई डिपेंड कर रहा है बी एंड सी दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो डी भी तो हमारा बी और सी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ तो ज्यादा रिलेशन बताना है ना कम बताना है, बोले ना अपने हिसाब से कुछ नहीं करना है, जो बोले उतना काम कर लो भाई। समझदार इंसान वही होता है, क्लियर है। और गवर्नमेंट का तो रूल है हमारा यह, क्लियर है, कि आपको ज्यादा काम वो नहीं करना है कि नहीं बोला फिर भी आपने ब्रिज बना दिया, और वो काम भी नहीं छोड़ना है कि जो बोला था और आपने किया नहीं। जो बोले वो काम करना। गवर्नमेंट एम्प्लॉय बोलते ना सरकारी आदमी है यार क्या करें, जितना बोलते हैं उतना कर देते हैं हम लोग। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही रूल है हमारा, क्या जितना बोले उतना रूल अपनाना है। रूल अपनाना है मतलब अगर यहाँ पर ये बोलता है कि वो डी जो है वो भी सी के ऊपर डिपेंड करता है, इन दोनों में से आप किसी का भी बना देते चलता। बट अभी उसने ये नहीं बोला है, उसने ये बोला है कि जो बी है उसके ऊपर सिर्फ डी डिपेंड कर रहा है। तो आप समझ चुके होंगे। हाँ हाँ हो जाएंगे धाकर जी, आपके बिल्कुल प्रीवियस वीडियो आपको अवेलेबल होने लग जाएंगे। जहां तक क्लियर है क्या टर्म्स है? कौन थे पीयूष जी, आपको क्लियर है टर्म्स इन दोनों के बीच में? आप खुद बता दोगे गलत कौन सा है और सही कौन सा है, डायग्राम कौन सा सही हो रहा है हमारा? शायद ये आपका सही हो रहा है, यहाँ पर आकर मैं रुक गया हूँ, क्लियर है। अब आप ऐसा भी नहीं बोलोगे कि इन दोनों को बोला है उसने कंप्लीट करवाने का, इस तरीके से नहीं। आपका अगर बनता तो फिर वो इस तरीके से कंप्लीट करवा देते आप। हाँ तो वो आपने थोड़ी सी गलती कर दी, तो सुधार करें, आपका सुधार भी हो चुका होगा। आप मतलब गलती करना अच्छी बात है, क्लियर है ना। बोलते हैं ना गलतियों से इंसान सीखता है, तो आपने गलती की। अब लास्ट टाइम मतलब नेक्स्ट टाइम आप जो भी नेटवर्क बनाएंगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो आप ऑलवेज इस तरीके से प्रीफर करने की, इस तरीके से प्रीफर मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऑलवेज यही क्वेश्चन आएगा आपका, या इस तरीके से रटे हम, रटना तो है ही नहीं हमें कुछ भी। मैंने बोला सीपीएम में कुछ भी याद नहीं रखना है, हमें सिर्फ समझना है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि अगर आप ऐसी गलतियां करेंगे तो उसको एक बार पीछे की तरफ लेके जाए हम, पीछे क्या छोड़ के जा रहे हो आप? तो पीछे आप छोड़ कर जा रहे हो, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं। भाई साहब एक बार पढ़े भी, लोग कर क्या रहे हो आप पढ़ो ना इसको। डी का मतलब क्या है कि डी डिपेंड्स ऑन बी एंड सी बोथ, ई डिपेंड्स ऑन बी एंड सी, ऐसा होगा नहीं ना हमारा। आप पढ़ लो इसको, पढ़ो आप। डी डिपेंड्स ऑन बी ओनली, क्योंकि इसका मुंह तो उधर की तरफ है, बाहर की तरफ जा रहे हैं। ये तो दोनों दोस्त हो सकते हैं पर साथ में नहीं, मतलब वो है, क्लियर है। तो आप ये बोल रहे हो कि डी डिपेंड्स ऑन बी एंड सी ओनली, सॉरी डी डिपेंड्स ऑन बी ओनली और ई डिपेंड्स ऑन सी। और इसका मतलब ये है, आप ध्यान से देखिएगा, ये एरो आ रहा है, एरो आ रहा है, किसका मतलब है कि ये इधर से काम होते हुए इधर से आएगा, क्लियर है, और इधर से भी जाएगा हमारा, तब जाकर ये हमारा ई काम कंप्लीट होगा। बट आप बात करें डी की, तो डी तो सिर्फ हमारा तभी चालू हो जाएगा कब, जैसे ही यहां तक पहुंचे आप और हमारा डी का काम का चालू हो जाएगा। तो ये आप बता रहे हो यहां पर टर्म्स। हाँ हाँ, तो ये नहीं बनाना है गाइस, ये हमारा रॉन्ग डायग्राम है।
ये दोस्त आपका थोड़ा सा रोंग डायग्राम हुआ। रोंग डायग्राम मतलब ये डबल डिपेंडेंसी बताया। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पीयूष जी कि ये जो आपने किया है ना, इसका मतलब यहाँ पर ये बन रहा है कि डी डिपेंड्स ऑन बी एंड सी बोथ, जबकि क्वेश्चन में बोला है कि डी डिपेंड्स, बोला है मतलब उसने अगर इतनी जानकारी दी है तो इसका मतलब यही कि डी डिपेंड्स ओनली ऑन बी। तो आप आगे की जानकारी क्यों दे रहे हो उसको? आगे की जानकारी मतलब एक्स्ट्रा हमको ऐड नहीं करना है। ओके, शायद क्लियर होगा आपको, तो मैं ऐसे आगे बढ़ूं। तो ये आपने इसका नेटवर्क ड्रॉ कर दिया है। ओके, अब इसका नामकरण तो आप बिल्कुल इजीली कर सकते हो। ये हटाया तो ये बना हमारा, मतलब ये हटाया तो ये इनिशियल नोड बना था, आपने 2 नाम दे दिया। ये हटाया तो देखो इसके ऊपर तो फिर भी अभी आ रहा है, तो फिर 3 नंबर किसको दोगे आप? अब मैं एक साथ कर सकता हूं ना नामकरण, इसका एक साथ नामकरण कर सकते हैं हम। तो आपने इसको नाम दे दिया 3, फिर ये रहेगा 4 और ये रहेगा 5। अंकुर जैन जी, आपको क्लियर है क्या नंबर जी और क्वेश्चंस भी? सभी को, जो भी आप लाइव हैं या फिर बाद में भी अगर देखें तो कोई डाउट पता कर सकते हैं, और अभी जितने भी लाइव हैं वो आप बता सकते हैं कि जहां तक क्लियर। ओके, आज हमारे एकाध ही क्वेश्चन हुआ है ना शायद हमसे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा, बट फिर थोड़ा सा रिव्यू दे दूंगा आपका मैं। ओके, थैंक यू। आगे बढ़े फिर हम। होगा एक आध क्वेश्चंस वगैरह मैं आपको शेयर कर दिया करूंगा बीच में। अभी और उठा, ये तो सिर्फ भाई साहब हमने सिर्फ इसका नेटवर्क ड्रॉ करना सीखा है, क्लियर है? आपने जोड़ना सीखा है, जैसे 2 की टेबल 4 की टेबल इस तरीके से सीखे। आगे जाकर इनका नंबर ऑफ टर्म्स की मल्टीप्लीकेशन के साथ में डिवीजन वगैरह आप सीख जाते हो ना जैसे। तो अभी तो हम एलकेजी यूकेजी में पढ़ रहे हैं सीपीएम की। अब आगे जाकर हम सीखेंगे कि इससे टाइम ड्यूरेशन कैसे निकालते हो, ये कितने समय में कंप्लीट होगा, ये कितने समय में कंप्लीट होगा, वो काम को कंप्लीशन करने का समय आप फाइंड आउट करेंगे। कौन ज्यादा क्रिटिकल मतलब इसको अगर आपने डिले किया तो आपका पूरा प्रोजेक्ट डिले होगा, उसको बोलते हैं क्रिटिकल एक्टिविटीज या क्रिटिकल टाइम ड्यूरेशन। तो वो भी हम आगे अभी पढ़ेंगे। तो आज वही थोड़ा सा एफ को नहीं शो करा। ओके, सॉरी 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 सॉरी, ये आपने डी और ई दोनों कंप्लीट करवाया और इससे आगे हमारी एक्टिविटी एफ जाएगी, ये बोल रखे हो। ये मैंने पढ़ा नहीं था, सॉरी। द लास्ट ऑपरेशन एफ इज डिपेंड ऑन द कंप्लीशन ऑफ बोथ एक्टिविटी डी एंड डी की, दोनों डी और ई कंप्लीट होगी, देन हमारा एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगा एफ। यहां से हमारी एक्टिविटी एफ स्टार्ट होगी और यही कंप्लीट करवा देगी आपको। तो ये हो जाएगा हमारा इवेंट नंबर 6 और इसका जो नामकरण होगा ये एक्टिविटी। अब ये सही है यहां पर। ओके, आगे बढ़े अगर हम, तो यहां पर मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा पार्ट जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। इसको फ्रेशली हम कल से स्टार्ट करेंगे, सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दे रहा हूं क्योंकि मैं अभी अब आपको पूरा बता नहीं पाऊंगा। PERT प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, फुल फॉर्म पता है हमें? PERT प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, किसी प्रोग्राम को इवेल्युएट करना, उसका रिव्यू देखना है, देन उस टेक्निक को अपनाना, तो उसको हम बोलते हैं प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक का। क्लियर है? सबसे पहले जो टेक्निक है ना आपकी सीपीएम मतलब कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट में नेटवर्क एनालिसिस के थ्रू उस प्रोजेक्ट्स को एनालाइज करना, तो ये हुआ था हमारा यूएसए में। कहां पर हुआ था? यूएसए में। वहां पर उन्होंने मिसाइल बनाई थी। क्या बनाई थी? बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह इंट्रोड्यूस किया था। मिसाइल इंट्रोड्यूस करने में उन्होंने ये देखा कि वो मिसाइल, पहली बार मिसाइल बनाई उन्होंने भाई साहब, अब तो रिपीटेड वर्क कर रहे हैं। जैसे पहली बार आप कोई सा फैन बनाए, पहली बार मोबाइल बनाए, तो उसमें थोड़ी ना पता कितना समय लगेगा आपको। क्लियर है? इस तरीके का प्रोजेक्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। किस तरीके का? जो पहली बार काम चल रही थी बैलिस्टिक मिसाइल या युद्धोत्पाद वगैरह आप बोल सकते हैं, तो इंट्रोड्यूस किया था। तो उसमें उन्होंने ये देखा, मतलब उन्होंने बोला कि थोड़ा सा हम इसको अरेंज्ड ऑर्डर में करें।
जैसे आप सिविल इंजीनियर हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, जो भी आप इंजीनियर हो, तो क्या पहले रोड नहीं बनते थे, पहले क्या गाड़ियां नहीं होती थी, बुलक कार्ट होता था हमारा? क्लियर है? इंजीनियर का मतलब क्या है कि वो इफेक्टिव टाइम में, इफेक्टिव टाइम और इफेक्टिव कॉस्ट में आपको एक सेफ प्रोडक्ट और ड्यूरेबल प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करके थे। इफेक्टिव टाइम मतलब कम से कम समय में, इफेक्टिव कॉस्ट मतलब कम से कम, यानी कि इकोनॉमिकल, मतलब इकोनॉमिकल दे तो सस्ता, मतलब ऐसा नहीं कि सस्ता हो पर टिकाऊ ना हो, बोलते हैं ना सस्ता और टिकाऊ दोनों होना चाहिए। तो सेफ भी हो, मतलब सुरक्षित हो, ऐसा नहीं कि आपने खराब गाड़ी या खराब रोड बना दिया तो एक्सीडेंट ज्यादा होने लग गए हैं। तो सेफ हो, ड्यूरेबल, ड्यूरेबल का मतलब ये है कि ज्यादा समय तक चले, ऐसा नहीं कि आपने सेफ और सस्ता बना दिया तो कम समय तक ही चल रहा है, उसकी लाइफ भी अच्छी हो, लॉन्ग लाइफ हो। ये हमारे कुछ इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स होते हैं, तो उन्होंने भी ये बोला कि हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है, पर हम इसको थोड़ा सा अरेंज या सिस्टमेटिक वे में करते हैं कि भाई सब कैसे, हम ऐसा करते हैं कि ये प्रोजेक्ट हम टारगेट कर लेते हैं कितने दिनों में कंप्लीट करना है, कि सब कुछ अगर हमारे फेवर में रहा कितने समय में करवा दोगे, सब कुछ हमारे अगर अनफेवर में रहा कि हमने दो तीन बार टेस्टिंग किया, जैसे मिसाइल वगैरह बनाते हो तो पहली बार में तो मंगल ग्रह वगैरह हमारा सक्सेस नहीं होता है, हो जाए तो वो अपना किस्मत बोल सकते हो, कोइंसिडेंट होता है। क्लियर? जनरली एक आध एक्सपेरिमेंट होते हैं जैसे वैक्सीन वगैरह के होते हैं। तो आपने क्या बोला कि अगर सब कुछ आपके फेवर में रहा कितने समय में हो जाएगा, सब कुछ हमारे अनफेवर में रहा कितने हो जाएगा, और एक नॉर्मल सिचुएशन की कुछ हमारे फेवर में जा रहा है, कुछ हमारे अनफेवर में जा रहा है, तो कितने समय। इस तरीके से उन्होंने 3 टाइम एस्टीमेट निकाले। एस्टीमेट का मतलब होता है आकलन करना। क्या करना होता है? एस्टीमेट का मतलब होता है आकलन करना। आकलन मतलब एक तुक्का लगाना, तुक्का भी कैसा कि अप्रोक्सीमेट लगाना कि भाई साहब हाँ लगभग लगभग इतने समय में करवा दूंगा। तो ये बोला आपने एक टाइम एस्टीमेट निकाला, जिसको आपने बोला अप्रोक्सीमेट टाइम एस्टीमेट, और वो कितने 3 निकाले आपने कि सब कुछ आपके फेवर में रहा तो उसको आपने नाम दिया, सब कुछ अगर आपके क्या रहा फेवर में रहा तो उसको आपने नाम दिया ऑप्टिमिस्टिक टाइम। ऑप्टिमिस्टिक टाइम। सेकंड आपका अगर सब कुछ अनफेवर में रहा तो उसको आपने नाम दिया पेसिमिस्टिक टाइम, निराशावादी समय जैसे बोलो। एग्जाम दे रहे हो 2-3 बार फेल हो गए, बेक पे बेक लग रहे हैं हमारे, मान लो कॉलेज की भी बात करें तो बेक पे बेक लग रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो निकल नहीं रही हैं, हम क्या बोलेंगे, अरे यार मैंने 1 बार 2 बार 3 बार दे दी थी। आपका क्या पेसिमिस्टिक है कि कभी ना कभी तो सक्सेस होगा ना, भले मैं फेलियर की तरफ जा रहा हूँ। तो वो हमारा पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक मतलब ज्यादा समय लग रहा है क्योंकि सारी कंडीशंस मेरे अनफेवर में जा रही है, रिजल्ट मेरे फेवर में नहीं आ रहा है, और फेवर में आए तो आप जल्दी जल्दी यही बन गए, कुछ भी यही बन गए, जल्दी रिजल्ट मतलब पहले ही बार में सक्सेस मिल गया, फिर वहां से काम अच्छा किया, फिर प्रमोशन, सारे काम हमारे तुरंत होने जा रहे हैं, तो जल्दी हो रहे थे। आप आईएएस से अपर लेवल तक के आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तक जा सकते हो, डबल ई ट्रिपल ई तक आप जा सकते हो। तो वो आपका ऑप्टिमिस्टिक में आ रहा है, इसमें प्रोसेस थोड़ी धीरे हो रही है, अनफेवर में हो रहा है। एक होता है मोस्ट लाइकली, नॉर्मल कंडीशंस में जो स्टूडेंट वगैरह जैसे पास हो रहे हैं कि हाँ एक आध एग्जाम निकाली, मतलब एक आध एग्जाम में हमारा पास हो गए, तो वो कहलाएगा हमारा मोस्ट लाइकली टाइम। कौन सा कहलाएगा? मोस्ट लाइकली टाइम, मतलब एक एवरेज टाइम इन दोनों के बीच का। तो जनरली आप देखें तो हमेशा सुख किसी को नहीं रहता है, हमेशा दुख भी किसी को नहीं रहता है। एक नॉर्मल कंडीशंस आपको ऑलवेज होती है। क्लियर? ये कंडीशंस क्या होती है कि जनरली हम प्रीफर क्या, आप एक नॉर्मल इंसान की बात करें तो उसमें क्या होता है, मीडियम फैमिली वगैरह या कुछ भी, तो ना तो ज्यादा सुख रहता है ना ज्यादा दुख रहता है, नॉर्मल ठीक यहाँ चल रहा है कि जितना पैसा आ रहा है, जितना काम कर रहे हैं उतना ठीक है हमारे पास में चल रहा है, कि ना तो दुख है न ज्यादा कुछ सुख है हमें, तो वो नॉर्मली टाइम हमारा मोस्ट लाइकली टाइम, इसके चांसेस होने के ज्यादा है। मतलब किसी भी प्रोजेक्ट्स के इस टाइम ड्यूरेशन में होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं एज कंपेयर टू दिस एंड एज कंपेयर टू दिस। आगे भी पढ़ेंगे हम कि किस तरीके से आपका यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आती है। प्रोबेबिलिटी मतलब इस टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट होने की क्या चांस है, क्या परसेंटेज है, वो बिल्कुल आप पढ़ेंगे। थोड़ा सा टाइम हो सकता है पर हम इसको तरीके से पढ़ लेंगे ताकि उससे कुछ क्वेश्चंस आए। इतने ज्यादा डीप में नहीं आएंगे पर डीप वाला पॉइंट मुझे बाहर निकालने के लिए आपको थोड़ा सा अंदर तक ले जाना पड़ेगा। क्लियर है? तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। तो यहां तक आपने बता दिया कि ये मोस्ट लाइकली टाइम पेसिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक टाइम। ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आपको ये पता नहीं है कि जो आप वैक्सीन बना रहे हो, आप मिसाइल बना रहे हो, फर्स्ट टाइम आपकी मिसाइल हुई थी इस प्रोजेक्ट के थ्रू, उस टेक्निक को नाम दे दिया था उन्होंने, बात दिया पार्टा। तो उन्होंने क्या बोला, उनको पता दो ना मिसाइल कब हो जाएगी। आपको पता है कि आपने 1000 स्क्वायर फीट का मकान बना रखा है, तो बिल्कुल आपको पता है कि भाई साहब 1000 स्क्वायर फीट का मकान है और इसकी जो डिजाइनिंग ड्रॉइंग आपके डिमांड के हिसाब से है या जो भी डिमांड कर रखी है, इसका जैसा प्रोजेक्ट आपने रिपीट कर रहे हो, मतलब पहले भी आपने बनाया है, तो रिपीटेटिव प्रोजेक्ट हो रहा है, उसमें आपको थोड़ी ना पता कितना फेलियर हो जाएगा। तो उसका लगभग आपसे कोई समय पूछे क्या बता दोगे कि 6 महीने में कर दूंगा मैं, तो आपने 6 महीने के बजाय 7 महीने में कर दिया तो ठीक है चलेगा, और आपने 6 महीने के 6 साल कर दिए, 8 साल कर दिए, इसको बोलते हैं कि आपने गलत एस्टिमेट बताया। ऐसा कब होता है?
ऐसा तब होता है जब पहली बार कोई काम कर रहे हो। पहली बार काम कर रहे हो मतलब आपने कोई वो इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ पूरे इंडिया में या पूरे दुनिया में, यूनिवर्स में हमारा पहले टाइम हो रहा हो। जैसे बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो उस टाइम उन्होंने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था, तो उनको पता नहीं था कि वो कितने समय में कंप्लीट हो जाएगी या कितने जल्दी या कितना लेट होगी। तो उन्होंने इससे 3 एस्टीमेट बताए थे कि हमारा अगर सब कुछ फेवरेबल कंडीशंस में होता है इस टाइम में और इस तरीके। तो उन्होंने जो टेक्निक इंट्रोड्यूस किया था तो आगे आने वाली पीढ़ियों को भी उन्होंने नोट्स बना के दे दिए। बोलते हैं ना, आपने कोई शॉर्ट नोट्स बनाया, आपको लगा कि हाँ मेरी एग्जाम इससे निकल गई, तो आपने क्या बोल दिया कि भाई साहब मेरी एग्जाम इससे निकलती है, आप भी अगर मेरे एग्जाम्स की इस नोट्स को फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। आपने शॉर्ट नोट्स को सेल आउट कर दिया या गिफ्ट में दे दिया, आपकी जैसी श्रद्धा भक्ति है। क्लियर है? उसी तरीके से हम देखें तो उस मेथड को, मतलब उन्होंने उस मेथड को इंट्रोड्यूस कर दिया मिसाइल डेवलप करने वालों ने। क्या डेवलप किया? उन्होंने बोल दिया कि इसी मेथड से हमने काम किया था कि हमने 3 टाइम एस्टीमेट निकाले थे, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट जो था वो प्रोजेक्ट था हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला। मतलब हमने रिसर्च किया और डेवलप करते गए, रिसर्च किया और डेवलप करते गए। तो इसी प्रोजेक्ट में हमने 3 टाइम एस्टीमेट्स बताए और उससे हमने आकलन करके उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश की। क्लियर है? तो यही टेक्निक आने वाली पीढ़ियों को, आने वाले इंजीनियर्स को, आने वाले मैनेजमेंट टर्म्स को अच्छी, मतलब अच्छी क्या, उनको ये लगा कि मैनेजमेंट में रिसर्च वाले टर्म्स में काम आ सकती है। तो जो भी हमारा रिसर्च एंड वर्क होता है वहां पर इस पर्ट टेक्निक को आप उपयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम 3 टाइम एस्टीमेट लेते हैं। एग्जाम में आता है यह कि पर्ट टेक्निक में कितने टाइम एस्टीमेट होते हैं। कितने टाइम एस्टीमेट होते हैं? 3 टाइम एस्टीमेट बताते हो। मतलब आपसे कोई बोले, जैसे मान लो आप, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं आपको ताकि वो क्लियर रहे, माइंड में रहे। जैसे आप कोई कॉलम बना रहे हो, नया नया पहली बार पूरी लाइफ में कोई बना रहा है, मतलब इस यूनिवर्स में पहली बार कोई कॉलम बना रहा है, आपसे कोई पूछ रहा है कि भाई साहब ये कॉलम कितने दिन में हो जाएगा, तो आपने बोला कि सब कुछ अगर मेरे फेवर में रहा, जैसा मैंने लेबर मांगी, जैसा मैंने इक्विपमेंट मांगे, जैसे मैंने मशीनरी मांगी, समय, टाइम, सब कुछ मेरे हिसाब से, टाइम और क्लाइमेटिक कंडीशन, सीजन वगैरह, कि जैसे आप बनाने गए सब कुछ आपके फेवर में, बारिश हो गई फिर क्या कर लोगे आप। इस तरीके सब कुछ आपके फेवर में रहा, उस टाइम पर अगर आप बोलेंगे तो आप तो मतलब अप्रोक्सीमेट बताएंगे कि मैं इसको मान लीजिए कि 8 दिन में कर दूंगा। आपने क्या बोला? इसको 8 दिन में कर दूंगा। फिर उस बंदे ने बोला कि चलो आपके सबसे फेवर में नहीं रहा, मान लो सब कुछ आपके अनफेवर में, कि बारिश भी हो रही है, लेबर भी 10 की जगह 2 ही आ रही है, मशीनरी भी आपको कोई मंगवाई थी आपने हाई पावर वाली तो लो पावर वाली, और वो भी खराब हो जाती है बीच बीच में, कुछ भी थोड़ी सी दिक्कत वगैरह आ रही है, तो आप कितने दिन में करवा दोगे? तो आपने थोड़ा बोला कि पेसिमिस्टिक टाइम, मतलब सब कुछ आपके फेवर में नहीं रहा, कुछ कुछ आपका, तो आपने बोल दिया उसको मैं फिर 15 दिन में करवा के दूंगा। ओके, एक नॉर्मल सिचुएशन रहा कि आपने 10 बुलाए, 8 9 इस तरीके से लेबर आ रही है, कभी 1 आध घंटे की छुट्टी ले रहा है कोई, इस तरीके से नॉर्मल सिचुएशंस वगैरह हो, तो आपसे बोला कि तब, तो अब आपने बताया कि मोस्ट लाइकली टाइम वाली सिचुएशंस होगी और इसको मान लीजिए कि आप 10 दिन में करवा दोगे। तो आपने एक ही काम के कितने एस्टीमेट बताए हैं, इसको हम बोलते हैं टाइम एस्टीमेट। मतलब एक ही काम को करने के 3 टाइम बताए, इसको हम बोलते हैं टाइम एस्टीमेट, क्योंकि आपको अप्रोक्सीमेट डेटा के ऊपर रिप्रेजेंट होता है, इतना ज्यादा आपको इसके बारे में जानकारी नहीं होती। जैसे आपकी वैक्सीन बनाओ या कुछ भी आप रिप्रेजेंट करो, उनके बारे में आपको इतनी जानकारी नहीं होती है, तो आप वहां पर फिर 3 टाइम एस्टीमेट बताते हैं। तो ये कहलाती है हमारी पार्ट। इसमें बोलते हैं अब 3 टाइम एस्टीमेट बता रहे थे, प्रोबेबिलिटी हुई ना, संभावना, कि भाई साहब आपने एग्जाम फॉर्म भरा है, आपको पता है कि आपका रिजल्ट कैसा आएगा। क्लियर है? आप गलत वे में न लाए, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपने एग्जाम फॉर्म भरा है, आपको थोड़ी नहीं पता है कि किस तरीके का पेपर आएगा, क्या होगा। आपने मान लो पेपर दे भी दिया किसी भी तरीके, आपको थोड़ी नहीं पता कि रिजल्ट कैसा आएगा, मतलब कट ऑफ वगैरह कितना जाए। तो आपको ये प्रोबेबिलिटी नहीं है। जहां पर संभावना की बात आती है, क्या पॉसिबिलिटी की, कि हो सकता है कि मैं इस पार, हो सकता है कि इस पार। क्लियर है? मतलब आप पार हो जाए या फिर अंदर ही रह जाए, पास हो जाए या फेल हो जाए, ये प्रोबेबिलिटी है। तो कितना 50% चांस है, 50-50% है ना, क्या तो पास होंगे या फेल होंगे। एक दूसरा भी होता है हमारा, क्या हो जाता है, एग्जाम ही कैंसिल हो जाए। क्लियर है? तो वो एक आपका रेयर केस होता है। ज्यादातर आपका केस क्या हो जाएगा, या तो पास होंगे या फेल, तो प्रोबेबिलिटी है हमारी। क्लियर है? तो इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी वाला टास्क। मतलब ये जो पर्ट है, इसमें जो टाइम आता है, या एस्टीमेट जो होता है, वो प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच पर होता है। किस पर होता है? प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच पर होता है। तो दूसरा क्वेश्चन हमें ये हो गया। पहला क्वेश्चन क्या है पर्ट में, ये हमारा 3 टाइम एस्टीमेट के ऊपर बेस्ड है, मतलब इसमें 3 टाइम एस्टीमेट निकालते हैं, और अगर एग्जाम में पूछ भी ले ये तो आप क्लियरली आप बता दोगे, मैं भूल जाऊंगा, आप नहीं भूलोगे कि टाइम एस्टीमेट कौन कौन से होते हैं। क्लियर है? 3 टाइम एस्टीमेट्स होते हैं। किसके होने की, किस टाइम ड्यूरेशन में किसी भी प्रोजेक्ट की होने की संभावना ज्यादा रहती है, वो भी आप आगे पढ़ेंगे, पर इसमें होने की ज्यादा संभावना। ओके, आप बोलेंगे कि पर्ट है जो किस पर वर्क करता है। एक होता है डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच और एक होती है हमारी प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच। तो प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच मतलब जिसके बारे में आपको अधिक से अधिक जानकारी पता नहीं हो, तो वहां पर प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच यूज करते हैं, और जिसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी हो तो उसके बारे में आप
ज्यादा डिटेल में बता सकते हो कि कितने दिन में बनेगा। आपको जैसे कोई पूछे कि मोबाइल जो बोतल है ये कितने दिन में बना दोगे, पहली बार थोड़ी ना बना रहे हो आपकी कंपनी, तो आप बता दोगे कि आपको 1000 चाहिए कि 10,000 चाहिए, आप टाइम ड्यूरेशन दे दोगे कि 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में बना देंगे। अब आपने 5 दिन बोला और 5.5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, तो कोई गलती नहीं कर दी, ठीक है, इतना चलता है। पर आपने 5 दिन बोला और 50 दिन कर रहे हो, 30 दिन कर रहे हो, उतने दिन में आप बना कर दे रहे हो, ये आपने गलत एस्टिमेट किया है। क्लियर है? तो जिनके बारे में अधिक जानकारी पता होती है उनको हम डिटेल से बता सकते हैं, उनके बारे में ज्यादा सटीक जानकारी दे सकते हैं, उनका सही टाइम एस्टिमेट बता सकते हैं। तो वहां पर यूज होता है हमारा डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच। तो डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच हमारी यूज होती है जहां पर हमारा रिपीटेटिव वर्क होता है, और वहां पर जो मेथड आती है उसका नाम देते हो आप CPM, यानी कि क्रिटिकल पाथ मेथड। यहाँ पर हमारा जो टाइम एस्टिमेट रहेगा लगभग पीछे भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट आप कर चुके होंगे। जैसे मैंने बताया कि आपको कोई 1000 स्क्वायर फीट का मकान है, सेम उसने बोला कि 1000 स्क्वायर फीट में आपको बंगला बनाकर देना है 2 स्टोरी का, और मतलब मान लीजिए कि उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो लगभग उसकी है। उसकी जैसे क्या कि डिजाइनिंग वगैरह वही उसने बोल दिया, वॉलपेपर लगाना है, MDF वगैरह डिजाइन करना है, और नंबर ऑफ हेवी फर्नीचर्स वगैरह आपको, या एस्थेटिक पर्पस के लिए अच्छे हेवी फर्नीचर्स आपको यूज करना है, तो बोल सकते हो कि आप मैंने ऐसा भी काम किया है, तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो 6 महीने में, साल भर में कंप्लीट करके दे दोगे। तो ये आपका कौन सा हुआ कि आपने पहले भी ऐसा काम किया है, तो रिपीटेटिव वर्क हुआ, तो वहां पर हमारा लगभग हम समय सही बता सकते हैं, जिसपे हम आ जाएंगे डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच की तरफ। बाकी अगर नहीं हो, सिंगल टाइम वर्क हो, तो वहां पर पर्ट अप्रोच होता है, यहाँ पर सिंगल टाइम एस्टिमेट होता है, यहाँ पर हमारे 3 टाइम एस्टिमेट होते हैं। ओके, ये पढ़ चुके हो। बाकी आगे कर्व भी आएंगे, पढ़ेंगे हम कि कर्व कौन कौन से होते हैं। इनके डेविएशंस वगैरह कि इसका इस टाइम से कितना डिफरेंस है, इस टाइम से कितना डिफरेंस है, तो आपके मेन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये टर्म्स भी निकालेंगे हम, तो इसकी प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है। ओके, अब पर्ट में, हाँ ये ध्यान रखिएगा, पर्ट और CPM थोड़ा सा फिर इंट्रोड्यूस कर देता हूं मैं। इसमें आप टारगेट रखते हो कि कैसे भी करके मैं जो चाहता हूं मेन टारगेट अचीव हो जाए। क्लियर है? मतलब जैसे आपने बोला बैलिस्टिक मिसाइल, वैक्सीन, आपको कोई ड्रोन बनाना है, तो ये टारगेट है हमारा। क्लियर है? तो मेन टारगेट क्या है? ड्रोन बने। पीछे आप जो भी काम करें वो हमें नहीं पता है, आप किसको हायर कर रहे हो, किस तरीके से, बट जो मेरी रिक्वायरमेंट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। क्लियर है? तो इसको हम बोलते हैं कि आपको लास्ट में जाके इवेंट, वो पॉइंट मिल जाए। क्लियर है? जो आप चाह रहे हैं, इसको हम बोलते हैं कि दिस टास्क बेस्ड ऑन इवेंट ओरिएंटेड। क्लियर है? कौन सा है हमारा? इवेंट बेस्ड टास्क रहता है यहाँ, इसलिए हम बोलते हैं इवेंट ओरिएंटेड वर्क होता है। कौन सा? पर्ट टेक्निक में जो भी काम करते हो, पर्ट में जो भी काम करते हो वो हमारे होते हैं इवेंट ओरिएंटेड वर्क। CPM में होते हैं हमारे एक्टिविटी ओरिएंटेड। एक्टिविटी ओरिएंटेड मतलब ऐसा नहीं कि आपको इवेंट नहीं चाहिए, पर आप इनडायरेक्टली बोलते हो कि अगर ये मैं छोटे छोटे काम करता गया तो बड़ा काम मेरा हो जाएगा। क्लियर है? आपको बिल्डिंग बनाना है तो बिल्डिंग आपका एक मेजर इवेंट है, तो आपने बोला कि इस इवेंट्स की तरफ तो ठीक है, आप छोटे छोटे काम कर लो, फुटिंग का काम कर लिया, स्लेब का काम कर लिया, कॉलम का, बीम का, वॉल वगैरह, फर्नीचर डिजाइनिंग, सारी काम कर लिए। छोटे छोटे सी एक्टिविटीज अगर आप करते गए तो फाइनल में जाकर इन सभी को अरेंज कर देंगे तो आपको प्रोजेक्ट मिलेगा। तो एक तरीके से आपने फाइनली पर इवेंट को अचीव करवाने के लिए आपने एक्टिविटी पर फोकस किया। क्या फोकस किया? कि एक्टिविटी डिले न हो, ये एक्टिविटीज जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए, वो हमारा एक्टिविटी ओरिएंटेड टास्क कहलाता है। तो CPM बेस्ड ऑन एक्टिविटी ओरिएंटेड टास्क एंड पर्ट टेक्निक या पर्ट वर्क बेस्ड ऑन इवेंट ओरिएंटेड। और CPM में करते हैं हम रिपीटेटिव वर्क। पर CPM में कौन से करते हो गाइस आप? रिपीटेटिव वर्क, मतलब जो पहले कर चुके होंगे वहीं पर आप इस टेक्निक को अपनाते हो। जनरली आपके सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये यूज होती है रिपीटेटिव, और शायद इलेक्ट्रिकल वाले भी थोड़ा सा इसको पढ़ते ही हैं आप, क्योंकि वहां पर भी आपके सिग्नलिंग, डिजाइनिंग, रिमोट सेंसिंग वाले टर्म्स आते हैं, तो वहां पर आपको इसको यूज, और ये जो टेक्निक है ये यूज करते हैं आप कहां पर? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि आपकी यूज होगी यह किसमें? नॉन रिपीटेटिव वर्क में। नॉन रिपीटेटिव वर्क्स, तो ये भी पता चल गया चुका है आपको कि आप कहां पर किसका उपयोग करोगे। ओके, इवेंट ओरिएंटेड होता है। ओके, यहां तक नहीं ले जाता हूं क्योंकि आगे ले जाऊंगा फिर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। तो स्लेक और फ्लोट क्या होता है वो यहां तक पहुंचने के बाद फिर आप अपने आप समझ पाओगे। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूं, जैसे ये जो इवेंट 4 है, इवेंट 5 है, जो
ये कब स्टार्ट होगा, कंप्लीट होगा, यानी कि एक्टिविटी एफ की शुरुआत कब होगी, तो आप बताएंगे एफ की शुरुआत तभी होगी जब डी और ई कंप्लीट होंगे। मान लीजिए कि ये हो रहा है 10 दिन में कंप्लीट और ये हो रहा है 12 दिन में कंप्लीट। क्लियर है? तो अगर ये प्रोजेक्ट आपका 12 दिन में, मतलब ये एक्टिविटी जो 12 दिन में कंप्लीट होगी और ये 10 दिन में कंप्लीट होगी, तो आप क्या 11वें दिन एक्टिविटी एफ को स्टार्ट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वहां तक तो सिर्फ डी ही कंप्लीट होगा। ये रास्ता जैसे बोले, ये रास्ता तो आपका यहां तक ही तय हुआ होगा। आप 12 दिन की बात करें तो आप इसमें जैसे बस इमेजिन करें तो यहां तक ही पहुंचोगे, क्योंकि 12 दिन लगने वाले थे, 2 दिन पीछे चल रहे हो। जब तक ये नहीं होगा तब तक आप चालू नहीं कर पाओगे। मतलब जब तक आपके 12 दिन कंप्लीट नहीं होंगे एफ का स्टार्ट नहीं होगा। मतलब डी वाला काम हो चुका है 10वें दिन, 2 दिन आप फ्री बैठे हो। तो अगर आप इस डी एक्टिविटी को 2 दिन अगर पीछे भी कर देते ना, 2 दिन अगर आप पीछे भी कर देते, तब भी आपका प्रोजेक्ट उसी टाइम पर शुरू होता आगे वाला। क्लियर है क्या? हमें इस 2 दिन को हम बोलते हैं फ्लोट या स्लेक या फ्री टाइम। यानी कि 2 दिन आप आपकी एक्टिविटी डी को आगे पीछे करें। इस एक्टिविटी ई को आप एक सेकंड के लिए भी पीछे नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि देखिए आपने आप इस एक्टिविटी को 12 दिन की बजाय 2 दिन पीछे करने का मतलब है कि पीछे का मतलब क्या है कि शेड्यूल से पीछे हो रहा है। शेड्यूल से पीछे मतलब जैसे आपने 12 दिन है तो और इसको 13 दिन में कंप्लीट करवा रहे हो। अगर एक दिन एक्स्ट्रा ले लिया तो उससे क्या होगा? आपका एक दिन एक्स्ट्रा लेने पर आपका प्रोजेक्ट आगे जो 12वें दिन की बजाय 13वें दिन की बजाय स्टार्ट होने की बजाय वो 14वें दिन स्टार्ट होगा। आपने 14 डेज पर स्टार्ट किया तो 15 डेज पर स्टार्ट होगा। प्रोजेक्ट इस तरीके से डिले होगा। मतलब मान लीजिए कि इसकी ड्यूरेशन है, मान लीजिए कोई 8 दिन, यानी कि जो प्रोजेक्ट है वो 20वें दिन आपको कंप्लीट मिलेगा। अब अगर आपने इस एक्टिविटी ई को एक दिन भी डिले किया तो इसका मतलब क्या होगा कि ये 13 दिन में कंप्लीट होगा तो आपका प्रोजेक्ट 21वें दिन कंप्लीट होगा। पूरा प्रोजेक्ट डिले हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इधर आप देखो, इसको 10 के बजाय 11वें दिन करोगे तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो उसी दिन 20वें दिन कंप्लीट होगा। इसको 12वें दिन करवाओगे तब भी नहीं होगा। अब इसको 13वें दिन करवाने चले गए तो फिर आपका आगे तो फ्री टाइम कितना था? 2 दिन था, तो 2 दिन से ही करवा सकते थे आप। ओके, आपके प्रवीण जी क्या है कि सर इनिशियली एवरी वर्क टू बी कैरिड आउट थ्रू कैट ऑर्डर। यस, पहला जो वर्क रहेगा इनिशियली, मतलब बोले तो जो हमारा इन्वेंशन होता है ना, कहां चला गया? इन्वेंशन या रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली वर्क जो भी रहेगा, मतलब जो काम पहले रिपीट नहीं हुआ हो, मतलब पहले तक नहीं हुआ है, तो वो हमारा नॉन रिपीटेटिव। जैसे वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन तो बहुत सारी बन रही है, बट फर्स्ट वैक्सीन मतलब वैक्सीन तो हजारों बन रही है, बट कोरोना की वैक्सीन तो एक ही बार फर्स्ट टाइम बनी थी उस टाइम पर। अब जैसे बनाओ तो रिपीटेटिव वर्क है। बट जब पहली बार हो किसी ने कोविशील्ड ने, कोवैक्सीन या रसिया की कोई टीम थी, मेरे को याद नहीं आ रहा है, जो भी हो, स्पुतनिक, सॉरी, हाँ स्पुतनिक था, ये जो वैक्सीन बनी जो पहली बार बनी है, इनके लिए क्या आपको टाइम फिक्स नहीं था कि एक दिन में बन जाएगी, एक महीने में बनेगी, एक साल में बने? तो गवर्नमेंट खुद बोल रही थी, आपको पता है, गवर्नमेंट ने खुद ने खबर मतलब कि आपकी 6 महीने में भी आ सकती है रिसर्च, कि 6 महीने में, 8 महीने में, साल भर में, क्योंकि एक आध बार फेल भी हुए हैं प्रोजेक्ट, मतलब फेल मतलब आपने उस पर वर्क किया तो वो काम नहीं कर रही है, कुछ गलत इफेक्ट आ रहे हैं, जिस तरीके से आपने उसको मॉडिफाई किया थी, क्या है? नॉन रिपीट। अब बनाओ, अब आपके पास फार्मूला है, पुट करो आंसर आया, पुट करो आंसर आया, फार्मूला बना दिया आपने, क्लियर है? अब आपका रिपीटेटिव वर्क हो चुका था। अब वैक्सीन बनाना, मतलब कोरोना की वैक्सीन जो बन रही है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन वगैरह हमारी, तो वो कौन सी? सीपीएम में पहली बार बनी, पर्ट में बनी, क्लियर है? ये टर्म्स हमें, तो आप थोड़ा सा हमें यहाँ पर बता दें आप। देन फिर हम आज की क्लास को ही भी विराम देते हैं। इसकी जो ये तो सिर्फ मैंने आपको एक बेसिक सा इंट्रोड्यूस किया है इस पर्ट के बारे में और सीपीएम के बारे में, फ्रेशली हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर है क्या गाइस? हमें यहाँ पर और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहे आप, हो सका तो मैं भी आपको यहाँ से प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो क्लास इज ओवर। थैंक यू टू एवरीवन।